मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽंगडी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलम सर्व कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर भगवान की जय। पंचपरम श्री भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका आपसे मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित सजल जी, पीपीटी स्टॉप कर दीजिएगा। जय जिनेन्द्र सभी को। धन्यवाद नीरज जी। आप सबसे बहुत समय बाद मिलना हो रहा है। कैसे हैं आप सब? मैम हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हो? मैं बढ़िया जी, हूँ। आप सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। मैम ने पूछा आप कैसे हैं। आप जैसे भी हैं आप चैट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रेगुलर आपके नियत कार्य पे कोई टिप्पणी नहीं कर पा रही हूँ, माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी बिजी थी इसलिए। लेकिन मैं आपकी चैट देखती रहती हूँ। थोड़ा सा टाइम और तबीयत परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए मैं रेगुलर नहीं रह पाई, लेकिन आप लोग रेगुलर हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको। पिछली बार हमने जो किया था उसका आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। आपने बहुत अच्छे से सारी एक्टिविटीज की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा और बच्चों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखा होगा। क्या आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगता है, कोई चेंज लगता है बच्चों में इसके बाद? कोई बताना चाहेगा? कोई आपका अनुभव या कुछ? नमस्ते मैम, हम बताना चाहेंगे। हाँ जी। मैम जैसे कि एक वो आपने पैटर्न वाला दिया था, तो बच्चों ने उसे सीधे हाथ से भी किया था और कुछ बच्चों ने ट्राई किया था उसको उल्टे हाथ से करने का। तो जी। उन्हें प्रॉब्लम तो आई थी, लेकिन धीरे धीरे करते वो एक या दो पैटर्न तो बनाने लगे हैं। और लास्ट में सिर्फ आपने फिर एक डॉट वाला भी दिया था कि बच्चों को दोनों हाथ से पेन पकड़ के उसमें डॉट को फिल करना है। तो जी। उल्टे हाथ से तो बच्चे से पेन पकड़ते तक नहीं आ रहा था। तो कोशिश की उन लोगों ने दो तीन बार। तो मैम उनसे उल्टे हाथ से भी मतलब कलम को अच्छे से पकड़ना आने लगा। और बच्चे ये एक्टिविटी करने के लिए बहुत मतलब उत्साहित रहते हैं और पूछते हैं कि कोई नई एक्टिविटी यदि आई हो, आपकी टीचर ने दी हो, तो हमें भी कराएं। अ, ठीक है, इस बार भी बहुत सारी एक्टिविटीज है और मैं आगे भी कोशिश करती रहूंगी कि रेगुलर बेसिस पे आपसे नई एक्टिविटी शेयर करती रहूंगी। हमने ये जो एक्टिविटी की थी वो एक्चुअली बच्चों का आईक्यू बढ़ाने के लिए थी। एक्टिविटी बच्चे एंजॉय करते, अच्छी बात है, लेकिन उनके आईक्यू लेवल में जब आप उनको पढ़ाएंगे तुरंत तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पर कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा कि पहले उनका परफॉर्मेंस कैसा था, अब परफॉर्मेंस जब दोनों हाथ यूज करते हैं तो ब्रेन पूरा यूज होता है एक साथ, तब उनके परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है आपको वो 2-3 महीने के ऑब्जर्वेशन के बाद पता लगेगा। तो उसका ऑब्जर्वेशन अपना रखिएगा। बच्चों का जो पहले परफॉर्मेंस करने का तरीका, कितनी जल्दी करते थे, किस तरीके से करते थे, और इन सब एक्टिविटीज को करने के बाद उसमें क्या डिफरेंस आया है, उसको नोट जरूर करिएगा आप। तभी फ्रूटफुल है, अदरवाइज उसका मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। अब आज का जो हमारा विषय है, पढ़ने लिखने और याद रखने की समस्याएं और उपाय। जब मैंने टॉपिक सोचा था उस वक्त मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं एक दिन में कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन आज जब मैं लेकर बैठी इतनी सारी बातें हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं हम पूरा कर पाएंगे या नहीं, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि हम जितना ज्यादा हो सके ज्यादा डिस्कस करें उसके बारे में। और आई ट्राई कि मैं उसकी सारी जितनी चीजें मुझे पता है मैं उसको उसमें आज शामिल कर सकूं। ठीक है। सजल जी, आप प्लीज शेयर करेंगे पीपीटी। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। जब हम बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो सुनता है। जब साल भर का होता है बच्चा तो पहले तो सुनता है, और जो शब्द सुनता है उसको बोलना सीखता है। ठीक है। उसके बाद
बच्चा जो सुना है उसको बोल के, मतलब पहले वो अक्षर शब्द पकड़ता है और उसके बाद बच्चा वाक्य की रचना सीखता है। और इन दोनों को सीखने के बाद बच्चा जब स्कूल जाता है 3, 3.5, 4 साल में, तब पढ़ना पहले सीखता है और सबसे आखिरी में लिखने की बारी आती है। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है जन्म से लेके। हम जिस तरीके से किसी भी भाषा को सीखते हैं, मतलब हम भाषा को बेसिकली अपनी बात को किसी को बताना, जो अपने विचार है उनको दूसरों तक पहुंचाना, इसका जो तरीका है, उसकी जो प्रक्रिया है, 4 चीजें होती है: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये 4 चीजें जो होती है, ये सारी मिलके एक भाषा को बनाती है। अभी इसमें कहीं पे भी किसी भी जगह यदि प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब बच्चे की जो पढ़ाई है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इनको यदि प्रॉपर हम बेसिकली टेक्निकली प्रॉपर कर दें, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, उसको यदि ठीक करे तो एजुकेशन के रिजल्ट पे डिफरेंस दिखेगा। तो सबसे पहले पढ़ना आता है। सजल जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पढ़ने की समस्याएं, अभी आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप लोग कौन कौन सी समस्याएं महसूस करते हैं क्लास में? पढ़ने में कौन सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को? आपकी कोई जनरल प्रॉब्लम्स है तो हम पहले डिस्कस करें, उसके बाद मैं जी। मैम याद करने में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हें मैं मतलब कितना भी याद करवा दूं, क्योंकि वो घर से तो कुछ पढ़ते नहीं है। हाँ। और यहाँ पे मतलब मैं बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, उनको बोर्ड पे भी करवाती हूँ याद। लेकिन मैम 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो इतना करने के बाद भी नहीं कर पाते, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैम कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, याद करने में क्या याद करना, उनको क्या याद नहीं रहता है? जी अरुण जी, 2 मिनट। मैम जैसे मान लो जनरल हिंदी का भी याद करवाएं तो मैम नहीं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर याद नहीं रहते हैं, कविता याद नहीं रहती, हेलो या मैम। आप जो चीजें मतलब बेसिक हम नॉलेज देते हैं, कंसेप्ट देते हैं, वो कंसेप्ट नहीं पता चलते हैं? मैम क्वेश्चन आंसर भी बच्चे मतलब याद नहीं जी करते, वो मतलब जी। अपना मतलब ज्यादा वो नहीं कर पाते। जितना मैं यहाँ बोर्ड पे करवा देती हूँ उतना तो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन मैम 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि हम वो भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम ठीक याद है। करने की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं मतलब वो याद ही करने में बच्चों पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। जी यस मैम। ठीक है रुचि जी। जी अरुण जी। मैं ये कहना चाह रहा था, जो कॉमन एक स्कूल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे, तो जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा मैटर है वो जो हमारे यहाँ का गैप है, स्पेशली हमारे रीजन का गैप है। बच्चे की कक्षा वृद्धि हो जाती, मेंटल लेवल ग्रोथ नहीं होता। बच्चा अधिकांश पेरेंट्स को लगता है नर्सरी एलकेजी सब बोरिंग है, तो ऐसा लगता है इनमें क्यों पढ़ाया जाए। और जब एडमिशन को आते हैं हमारे बच्चे को सब कुछ आता है, हमारे बच्चे को ये भी आता है वो भी आता है, लेकिन कुछ दिन बाद हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता। आपने क्या पढ़ाया, ये आंसर होते हैं। अब शुरू में सब आ रहा था, अब सब कहाँ गया, हम तो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन उनके बहुत हैं, रिजल्ट्स वो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या मैटर है। बच्चा जब नर्सरी या एलकेजी में होता है या यूकेजी में पहली साल आता है तो बैठने में वो टाइम लेता है, एडजस्टिंग जैसे हम बोलते हैं, एडजस्टमेंट में उसे टाइम लगता है। जी कुछ टाइम उसका निकल जाता है और फिर में हमारा तो सिलेबस चल रहा है, जो नर्सरी एलकेजी से पढ़ के यूकेजी पहुंचेगा बच्चा, उसका लेवल अलग होगा। जो नया एडमिशन, ऐसे ही फर्स्ट क्लास तक भी एडमिशन हमारे यहाँ होते हैं, मजबूरी है, लेना पड़ती है। अब दिक्कत ये आती है कि बच्चे को फर्स्ट क्लास में कई बच्चे ऐसे पहुंच जाते हैं जिनको अभी ABCD 1 2 3 भी सिखाना है, बेसिक बैठने का तरीका, मैनर और एटीट्यूड भी सिखाना है। और एक तरफ हमारी एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स है जिसके अकॉर्डिंग हम इनको लेवल भी लेके जाना है। इनके बीच में जो समस्या, जो मैं आपने कहा कौन सी कॉमन, मैंने स्कूल लेवल की, मेरा स्कूल नहीं, ओवरऑल जितने भी स्कूल अभी अगर जुड़े हों उनसे आप डिस्कस करेंगे तो ये निकल के आएगा। अब दिक्कत ये आती है कि इनके बीच में टीचर को लगता है कि वो पढ़ा रहा है और वो अपना काम कर रहा है, लेकिन 40 से 60% ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर के ऊपर से जा रहा है। अब दिक्कत ये आती है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट कैसे करें, इनको किस लहजे में जाके सिखाएं कि सिलेबस भी कवर हो, हमारा क्लासेस भी डिस्टर्ब ना हो और बच्चों का लेवल भी अपग्रेड हो। तो ये सबसे बड़ा मैटर है।
ये सबसे बड़ी समस्या अगर ये सॉर्ट आउट होती है और टीचर आज इस कार्यक्रम में, आज के सेमिनार से कुछ सीखते हैं, वेबिनार से, और इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज होगा हम लोगों के, इसमें बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, मैं कहूंगा मेरे रीजन में बच्चों को फ्लो में लाने के लिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ। अगर, और नीरज जी से एक बात कहूंगा, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन अपना हो सकता है मिनिमाइज कर लो, क्योंकि आज सिग्नल वीक हो रहे हैं, तो प्लीज डोंट माइंड, लेकिन बाकी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। मैंने बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो उनको मैं थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन देती हूँ। 6th और 7th के बच्चे अभी भी मेरे पास रोज एक अलग नोटबुक लेके आते हैं। मैं रोज उनके लिए 5 मिनट निकालती हूँ और उनको मैं रोज उनका लेवल देख के राइटिंग की प्रैक्टिस देती हूँ, उन्होंने कितना लिखा और उनको क्या आना चाहिए, कहाँ गलती करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम वहां होती है, टीचर क्या करती है, गलत है राउंड करके दे दिया, लेकिन उसको सुधारना कैसे वो नहीं सिखाते हैं। वहां मैं उनको पर्सनली हेल्प करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि टीचर का पूरे 6-7 पीरियड है, शी इज बिजी और इतना टाइम नहीं होता है कि वो पास में बैठ के लिखा है। मैं 6-7 के बच्चों को हाथ पकड़ के, पेंसिल हाथ में पकड़ के और उनका हाथ अपने हाथ से चला के, क्योंकि कुछ लेटर्स और कुछ चीजें ऐसी होती है वो शायद बड़े भी हो जाते हैं, मतलब 10 साल 12 साल के हो गए, बट उनको प्रॉपर कर्व नहीं आते हैं समझ में कि कैसे लिया जाए, क्योंकि होल्डिंग के प्रॉब्लम होते हैं, पेंसिल के कर्व लेने के होते हैं, लाइन नहीं समझ आती है। तो मैं पर्सनली हेल्प करती हूँ इस तरीके से। तो ये मेरा एक मतलब अनुभव है, आप लोगों से बता रही हूँ। यदि आप हो सके थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया कि स्कूल में 1-2 घंटे हफ्ते में ऐसे होने चाहिए कि जब हम एक्स्ट्रा टाइम उन बच्चों को दे सकें। जैसे मैंने बताया मेरे यहाँ पे सैटरडे 11:30 बच्चे चले जाते हैं, टीचर 1 बजे तक रहते हैं। तो जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, जिसको तकलीफ है, हम उसको बिठाते हैं। अभी प्रॉब्लम चाइल्ड है जिसको सिर्फ नहीं आता, ऐसा नहीं, जिसको भी एक्स्ट्रा जरूरत है। जैसे मेरे यहाँ पे एक बच्चा है, मैंने बताया था कि वो एक्टिंग वगैरह करता है, उसकी मोस्टली शूटिंग चालू होती है। तो जब स्कूल होता है तभी उसकी शूटिंग होती है। तो उसको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, तो वो सैटरडे, उसकी मदर को भी बोल रखा है कि सैटरडे का उसका शूटिंग मत रखिए, ताकि टीचर उसको पर्सनल टाइम दे सके। तो जितना हो सके इस तरह से एडजस्ट करके हम थोड़ा सा पर्सनल टाइम दे दे जिनको प्रॉब्लम है। जब ज्यादा हो सकते हैं तो पूरा क्लास ही उसके लिए हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे करना है डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा है सबसे पहला, रीडिंग में सबसे पहली प्रॉब्लम है डीकोडिंग इशू। डीकोड करना मतलब क्या होता है, हम बच्चों को सिखा देते हैं ये ABCD है, नर्सरी में सिखा दिया, जूनियर में 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड आ जाते हैं, सीनियर KG सेंटेंस फॉर्मेशन या फर्स्ट स्टैंडर्ड तक सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चा सीख लेता है। लेकिन जो नर्सरी में, जैसे अरुण जी ने कहा कि बच्चा स्कूल में नहीं आया है, जिसने जूनियर KG नर्सरी नहीं किया है, उन बच्चों को डी कोड करने में प्रॉब्लम होता है कि जो लेटर लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, च ज क फ प श, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। बी और डी प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो मैंने 10th के बच्चों में भी देखा है। 10th के बच्चे भी बी और डी लिखते वक्त गलती कर देते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। TFPQ जिसमें सेम होता है। इसके अलावा डिकोडिंग करना मतलब किसी चीज को पढ़ना, एग्जैक्टली वो जैसे लिखा है उसको वैसा पढ़ना, ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि हमको पढ़ना आता है इसलिए हमको समस्या नहीं लगती है। मैंने इसके पहले भी शायद आपसे डिस्कस किया है, डिसलेक्सिया एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चों को लेटर्स क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मिरर इमेज उनके दिमाग में बनती है। हमारा जैसे मोबाइल होता है, हम सेल्फी लेते हैं, यदि आपका एंड्रॉइड मोबाइल है तो वो सेल्फी उल्टा दिखाएगा, जैसे मिरर के अंदर हम देखते हैं तो राइट लेफ्ट में दिखता है। सेम वैसा ही डिसलेक्सिया की बीमारी में बच्चों के दिमाग में पिक्चर, वो लोग मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये राइट है कि लेफ्ट है, तो डी और बी उनको दोनों बराबर लगता है। ये एक उनका बेसिक प्रॉब्लम होता है। और इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए उनके साथ पर्सनली, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन टीचर ये कर सकते हैं कि उसकी टेक्निक यदि टीचर को पता है तो पेरेंट्स से मिलके एक बार स्कूल में करवा दे, और फिर पेरेंट्स को बोले कि घर पे इसकी रोज प्रैक्टिस दे, और रेगुलर इंटरवल पे टीचर उसको चेक करते रहे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आगे सारे तरीके डिस्कस करूंगी। बी और डी में
जैसे मैंने पहले भी बताया है, बच्चों को दोनों में से एक चीज सिखाइए, बी और डी दोनों चीजें मत बताइए। जैसे उनको बताया, एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ, मैं डी सिखाती हूँ। डी कैसे सिखाती हूँ कि आप सी बनाइए, सी के बाद डी आता है तो सी के बाद लाइन खींच दीजिए तो वो डी बन गया। अभी यदि ये एक कंसेप्ट बच्चे के दिमाग में क्लियर है कि सी पहले लिखना है और फिर लाइन, तो वो सी के बाद वाला डी है। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो वो बी अपने आप पहचान लेगा, उसको बी सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये करके देखिएगा जिन बच्चों को प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो भी मतलब जो भी लेटर है जहां बच्चा पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना पड़ेगा आपको। ये प्राइवेट हो मतलब पर्सनल हो जाता है कि जिस शब्द में तकलीफ है, जहां पे तकलीफ है उसी को ठीक किया जाए। तो ये आपको पहले ढूंढना पड़ेगा बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम है। आप जब वो पढ़ रहा है और उच्चारण कर रहा है तो उसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए एज अ टीचर, तो आपको समझ में आएगा और आपको सुधार सकते हैं। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम होती है डिकोडिंग की। इसके साथ में वर्ड को डिकोड करना, जब स्पेलिंग लंबा हो जाता है तो बच्चा हर एक को ना पढ़ के पूरे को एक साथ नजर में पढ़ता है, वहां ये प्रॉब्लम आती है कि वो AEIOU को जाने देता है, ए और ई में डिफरेंस नहीं पता चलता है, ए और यू में डिफरेंस नहीं पता चलता है, इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। मात्राओं में भी इस तरह से गलती होती है, इस तरफ की मात्रा उस तरफ के साथ पढ़ लेते हैं। मतलब जैसे कपिला लिखा है तो वो ल में छोटी पढ़ेंगे, प में बड़ी की जगह। तो इस तरह के प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसको प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं कि वो छोटी है या बड़ी है, डिकोड नहीं कर पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। शब्दों के उच्चारण में प्रॉब्लम, अभी मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। प्लीज आप में से कोई भी नीचे जितने स्पेलिंग लिखे हैं उसको पढ़ेगा, कोई भी। इति जी, सिंपल स्पेलिंग है प्लीज। इति अग्रवाल जी, जी मैम। जो नीचे स्पेलिंग लिखे हैं उनको पढ़िए। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और उस ए के उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। Able, again, action, any, are। हर एक में ए का उच्चारण अलग है। एबल, जी मैम। अगेन, एबल में ए, अगेन में अ, एक्शन में ए आता है, एनी में ए, आर में आ। लेटर ए है लेकिन उच्चारण हर बार उसका अलग है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ जब फोनिक्स सिखाते हैं तो ए से ए खत्म, हम सिर्फ ए से ए सिखाते हैं, उससे आगे नहीं। उस ए के उच्चारण इतने सारे हैं और इस तरह से सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे शब्दों के उच्चारण है। अभी जैसे जी, एग्जाम्पल के लिए जी से ग सिखाते हैं, लेकिन जिराफ में जी आता है, जिम में जी आता है। ठीक है, तो ये इसके नियम होते हैं कुछ कि जी का उच्चारण ग कब होगा और ज कब होगा। यदि आप उच्चारण के नियम बच्चों को सिखा सकेंगे तो वो लोग, वैसे ही सी में सी का उच्चारण स भी होता है और क भी होता है। ठीक है, तो हर एक के उच्चारण, आई का उच्चारण, आई जहां पे है, जब अकेला आई आता है तो आई हम यूज करते हैं। ठीक है, जब वो किसी के साथ है तो उसका उच्चारण में ई आता है। और जब उस आई जहां पे यूज किया है उसके बाद यदि कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाता है, जिसको मैजिक की बोलते हैं, जैसे KIT किट, लेकिन KIT काइट, तो जब ई जो पीछे लगता है अक्षर में आखिरी में, तो वो उस आई को मतलब स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत करता है और आई अपना खुद का साउंड लेता है, आई ई की जगह। तो इस तरह से जब आप एक सब्जेक्ट में डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारे रूल्स होते हैं। यदि ये रूल्स ग्रेजुअली, जैसे जैसे बच्चे क्लास में बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनके वर्ड्स आते हैं, उसके साथ में यदि रूल्स आप सिखाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए पहले तो टीचर को ये सारे रूल्स पता होने चाहिए उच्चारण के। ठीक है, जब हम विषयवार करेंगे टॉपिक तो उसमें ये सारे हम रूल्स एक बार डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना।
कॉम्प्रिहेंड करना मतलब होता है किसी एक चीज को आप जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसको किस तरह से आप समझते हैं, अपने आप में किस तरह से लेते हैं। हर एक बच्चा हर उस वर्ड को अलग तरीके से पढ़ता है, अलग तरीके से लेता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है, वहां पे वाइल लिखा है, WHILE वाइल। अभी आप बच्चा क्या उच्चारण कर रहा है वहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं व ह ई ल वा हु ल। मतलब कितना प्रॉब्लम बच्चों को आता है कि इसको कैसे उच्चारण करना। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की पढ़ना आ गया, उसके बाद उसका अर्थ क्या है। कॉम्प्रिहेंड करने में सिर्फ एक शब्द का अर्थ नहीं, बहुत सारे शब्दों को जब एक साथ पढ़ा जाए और उसके पूरे का अर्थ निकाला जाए। कई बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं, सेंटेंस पढ़ते पढ़ते कुछ बीच में शब्द आ जाता है, अटक जाते हैं तो गलत प्रोनाउंस करते हैं। उस पूरे के मतलब को जब नहीं समझते हैं तो वो गलत पढ़ते हैं। यदि मतलब को समझ जाते तो शायद उनको पढ़ना ना भी आए, एक दो लेटर या एक वर्ड, तो वो उसका उच्चारण सही कर पाते यदि पूरे का मतलब समझ जाते। तो अक्षरों के साथ वाक्य और उस वाक्य का अर्थ समझना, ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन है। अभी दो प्रॉब्लम होती है बच्चों को। एक, जब कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते हैं, वर्ड का नहीं कर पाते हैं, तब वो क्या करते हैं, हर वर्ड पे रुकते हैं पढ़ते हुए, इसलिए वो सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि इस वर्ड के साथ पढ़ने में जो मुश्किल है, तो वो उसके पहले का वर्ड क्या था, उसके पहले का सेंटेंस क्या था, उसको पूरा भूल जाते हैं। वो जो उनकी तकलीफ है, इसकी वजह से वो पूरा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिकोड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर वर्ड को या सेंटेंस लेटर को। ठीक है, ये एक। और उसके बाद पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद वो जब अगले सेंटेंस पे जाते हैं तो पिछले सेंटेंस में क्या पढ़ा वो याद नहीं रहता है, इसलिए वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते पूरे का मतलब क्या हुआ। आप देखना, हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि सेकंड स्टैंडर्ड तक टीचर क्लास के अंदर क्वेश्चन पेपर पढ़ के सुनाते हैं और बच्चे आंसर लिखते हैं, क्योंकि वो शायद आधा सेंटेंस पढ़ पाए लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शन क्या है वो नहीं समझ पाते कि करना क्या है, टीचर ने क्या कहा। यदि टीचर क्वेश्चन चेंज करके कुछ देती है और बच्चे ने घर पे वो किसी और तरीके से पढ़ा हुआ है, तो यदि क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो उसी तरीके से लिखेगा। यदि टीचर क्वेश्चन क्लियर करती हैं तो बच्चा प्रॉपर आंसर करेगा। ये कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए हम लोग पढ़ के बताते हैं, ताकि थर्ड स्टैंडर्ड से हम नहीं करते हैं। बच्चा एग्जाम में कैसे पढ़ना कैसे समझना वो टीचर के साथ साथ सीख जाए। क्लास में तो हम करते हैं लेकिन एग्जाम के लिए भी हम प्रैक्टिस 2 साल देते हैं। ठीक है, तो जहां तक हो सके क्वेश्चन पढ़ के बताइए, आंसर नहीं बताना है, क्या करना है नहीं बताना है, सिर्फ क्वेश्चन और उसका मतलब। तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम है। कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम साइंस में ज्यादा आती है, एसएस सब्जेक्ट में ज्यादा आती है, क्योंकि उसमें न्यू वर्ड्स आते हैं, बच्चों को बहुत सारे नए वर्ड्स होते हैं। इसके लिए हम सॉल्यूशन में ये कर सकते हैं, बच्चों को पहले वर्ड मीनिंग समझाया जाए, उसके बाद पढ़ने के लिए बोला जाए। जब वर्ड का मीनिंग पता होगा तो वो पूरे सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और फिर उसका उच्चारण, तो रीडिंग इजी हो जाएगा उनके लिए। उसके अलावा मुहावरे हैं, कहावतें हैं, इडियम्स, सेइंग, यदि वो बीच में आ जाता है और बच्चे उसको मतलब नहीं समझ रहा तो वो उस वर्ड को पकड़ता है, तो वो वर्ड को पढ़ने में उस पूरे का मतलब नहीं समझ पाते, क्योंकि वो वर्डली जाते हैं, मीनिंग में नहीं जाते हैं। तो ये भी कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, दीज आर द कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम जिससे रीडिंग स्लो हो जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है मिक्स्ड डिफिकल्टीज, मिश्र परेशानियां। अभी इसमें बहुत सारी तरह की होती है। एक तो मिस सिक्वेंसिंग होता है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है फ्रॉम एंड फॉर्म। सिक्वेंस, क्योंकि RO और OR यदि बच्चा समझने में उसको सिक्वेंस बदल देता है तो वो मतलब बदल जाता है। या प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग आप देखिए एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, यहाँ पे मतलब समझ में आना चाहिए कहाँ पे कौन सा वर्ड क्या मतलब है, कैसे यूज होगा। हो सकता है एक्सेप्ट की जगह बच्चा उस एक्सेप्ट का मतलब समझे। यदि बच्चा उसको गलत कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, गलत समझ रहा है मतलब, तो वो शायद पूरे का मतलब गलत समझेगा। कलम, कमल, वृद्ध, वृहद, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह से प्रॉब्लम होती है। एक सिंपल जोक जैसा है आपके सामने, मतलब कि बच्चा साउंड, एक एक साउंड हम पढ़ाते हैं बच्चों को, आप लोग जनरली केजी में करते होंगे। जैसे मैप पढ़ना है तो म, ए, प, ये हमने सिखाया। बच्चा वो तो देख लेता है लेकिन जब उच्चारण करता है उसको साथ में मिला के
तो वो पीछे का आगे, क्योंकि पी लास्ट में उसने बोला है, उसकी मेमोरी में पी आगे रहता है क्योंकि उसने लास्ट में प्रोनाउंस किया है। इसलिए वो जब उच्चारण करता है तो वो प को पहले बोलता है, न को बाद में बोलता है। तो वो मैप को पैन पैम कुछ भी कर सकता है। ये एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं, और इसके बाद टीचर की डांट पड़ती है उनको। ऐसी गलती पे आप डांटते हैं या समझाते हैं? प्लीज आंसर करिए। प्लीज आंसर करिए। मैम कभी समझा देते हैं पर कभी कभी डांट भी बस देते पहले हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग डांटिएगा मत, समझाते हैं। प्रियंका जी अच्छी बात है, समझाना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग उनकी मेंटालिटी समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये समझ रहे हैं। अब आपको पता है कि बच्चे गलती क्यों करते हैं, ठीक है? तो आप नेक्स्ट टाइम से उनको समझाइएगा, क्योंकि लास्ट जो लेटर है वो उनके दिमाग में, इसलिए वो गलती कर रहे हैं। और ये उनकी मतलब उनकी गलती नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये एक सिंपल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होता है बच्चों का, और ये बड़ों से भी कई बार हो जाती है गलतियां। इसलिए प्लीज उनको डांटिएगा नहीं, उनको समझाइएगा कि जो पहले बोला था उसको याद रखिए और पहले उसका उच्चारण करिए। म ए प तो मैं प होगा, पै न नहीं होगा, या पै म नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा एक और जो गलती होती है बच्चे की, इसमें बच्चे रिपीटेशन करते हैं, एक ही वर्ड को 2 बार बोलते हैं। कई बार बच्चे पढ़ते हुए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो शुरुआत कोई भी होगा वो द से करेगा, जबकि उसमें द लिखा हुआ नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम मैंने बच्चों में देखा है। फिर बीच में किसी भी नाउन के आगे ए लगाना, उसका उच्चारण ए करते जबकि अ होता है। दिस इज अ पेन, दिस इज अ कमल, दिस इज अ बॉय, ठीक है? अ बॉय ठीक है, अ पेन ठीक है, लेकिन अ कमल नहीं होगा, है ना? क्योंकि पर्सन कभी अ नहीं होता है। तो हर जगह वो अ लगाते हैं, द लगाते हैं, ईज लगाते हैं, क्योंकि वो बोलने के आदी हैं। उनको पता नहीं कि यहाँ पे मुझे उपयोग करना है या नहीं करना है। तो ये एक उनका प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम शायद आप लोग फेस करते होंगे। यदि आप में से किसी के पास कोई है तो मुझे बता सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो मैंने बताई रीडिंग में? हाँ मैम, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बताइए। मैम जहाँ हम लोग हिंदी की एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं बच्चों की, जिनसे हिंदी नहीं आती, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे क्यों ना हो, तो मैम हमने हिंदी की बुक पढ़वा के देखी तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें मात्रा नहीं भी रहती तो भी मात्रा को उसमें जोड़ते हैं। ये करते हैं तो शब्द का उच्चारण ही पूरा मतलब अलग हो जाता है। बच्चों को हम समझाते भी कि नहीं बेटा इसको ऐसे पढ़ना है, थोड़ा स्लोली पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन बच्चे क्या मतलब उनके माइंड में ऐसा रहता है कि नहीं यहाँ ये होना ही चाहिए, जहां तक कि वो छुट्टी की मात्रा ज्यादा लगाते हैं। जी रिया जी, मेरा नाम पिनाक्षी है। एक पेरेंट मुझे प्रिनाक्षी बोलते थे, वो प नहीं प्र उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगता था, वो उन्होंने मेरा नाम बदल दिया था, हमेशा मुझे प्रिनाक्षी मैम बुलाते थे। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पेरेंट होके तक ऐसी गलती करते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो वहां पे जो बच्चे मतलब अपनी तरफ से मात्राएं लगाते हैं, उनको हमको या तो पिक्चर्स या मतलब वर्ड्स बड़े लिखकर, जो वर्ड बच्चे ने गलत पढ़ा है उसको बड़ा लिखिए और उनको बताइए कि अब आप इसको प्रोनाउंस करिए, और उसके सिमिलर उसके राइमिंग वर्ड जरूर लिखिए। ये उसका सॉल्यूशन है। जो बच्चे ने गलत पढ़ा ना, उस गलत शब्द को बाद में बताइए, उसका राइमिंग वर्ड दूसरा लिखिए। राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है, मात्राएं सारी सेम होती है, ठीक है? जैसे बैट हैट, मीना बीना, ठीक है? तो आप राइमिंग वाला वर्ड पढ़ाइए। यदि बच्चा वो सही पढ़ लेता है उसके बाद पहले वर्ड पे आइए तो शायद प्रॉब्लम कम होगा और बच्चा उसको समझ पाएगा। ये राइमिंग वर्ड का एक मतलब जरूरी ये कारण होता है कि बच्चा एक में गलती करता है, यदि वो राइमिंग है तो दूसरे में नहीं है तो वो इसमें सुधार सकता है। ठीक है, करके देखिएगा अगली बार। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिटेंशन का प्रॉब्लम, मतलब प्रतिधारण, मतलब याद रखना किसी चीज को
जैसा सीखा है या कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या पर्टिकुलर कोई स्पेलिंग जैसा है उसको हमेशा वैसा ही याद रखना। कई बार ये होता है कि कोई एक गलत चीज एक बार दिमाग में बैठ गई है तो हर बार उस गलती को बच्चे दोहराते रहते हैं। रिटेंशन प्रॉब्लम होता है उनको, क्योंकि गलती को सुधारा भी, यदि एक बार बोल के सुधार दिया और हम आगे चले गए तो वो उसके दिमाग में नहीं सुधरी है, यदि उसमें चेंज नहीं आया तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगा। रिटेंशन प्रॉब्लम में दूसरा ये होता है कि लंबे स्पेलिंग नहीं याद रहते हैं। लंबे स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन नहीं याद रहता है। शुरू के 2-3 लेटर और लास्ट के 2-3 लेटर का प्रोनाउंसिएशन कर देंगे, बीच का खा जाएंगे बच्चे। उसके अलावा कुछ एक लेटर या पर्टिकुलर किसी उसमें यदि उनको प्रॉब्लम है तो वो उसको हमेशा स्किप कर देते हैं उस चीज को पढ़ने में। जैसे ऑफन, ऑफन एक ऐसा शब्द है, बच्चे मतलब ऑफ्टन पढ़ते हैं, बोलने में अजीब लगता है, कभी किसी ने टोक दिया तो हमेशा उसको पढ़ना छोड़ देंगे क्योंकि उनको रिटेंशन नहीं रहता है, याद नहीं रहता है कि इसको कैसे पढ़ना, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए और पीछे भूल गए। जैसे मैंने बताया रिटेंशन का प्रॉब्लम में एक कहानी पढ़ रहे हैं, ये मतलब कहानी है, यदि लिंक से जुड़ा है तो ठीक है, लेकिन यदि किसी साइंस का एसएस का आंसर है तो वो 2 लाइन पढ़ी, उसकी अगली 2 लाइन पढ़ी तो पहले की 2 लाइन भूल जाते हैं। तो ये रिटेंशन का प्रॉब्लम है, इसलिए रीडिंग में प्रॉब्लम, क्योंकि वो भूल गए आगे क्या था, यदि वो वर्ड दोबारा आया तो फिर से प्रॉब्लम नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा है स्पीड। स्पीड में प्रॉब्लम इसलिए आती है कि बच्चा, जैसे हमने जो अभी सारे, एक किसी लेटर को नहीं पढ़ पा रहा है तो वो उस पर अटक जाएगा। इसके अलावा स्पीड में प्रॉब्लम का कारण है कि बच्चे कुछ वर्ड बोल नहीं पाते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उनकी जुबान अटकती है किसी एक पर्टिकुलर लेटर पे। कोई एक पर्टिकुलर शब्द या अक्षर उनको प्रोनाउंस करना नहीं आता है, वो उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो वो उस पर अटक जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। या एक हकलाने की आदत होती है। एक्चुअली जो बच्चे देर से बोलना सीखते हैं या जिनके घर में कोई बोलने वाला नहीं है, तो उन बच्चों में ये हमेशा प्रॉब्लम आती है कि उनको यदि आप रीडिंग करने को बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका फ्लुएंसी नहीं है इतनी उनकी बोलने में। तो जब वो रीड करके, मतलब उनके दिमाग में एनकोड तो हो जाता है कि क्या लिखा है, लेकिन उसको रिट्राइव जो करना, बाहर निकालना, वापस बोलना, वहां प्रॉब्लम आती है। तो उसके प्रॉब्लम, मतलब आप जब पेरेंट्स से मिले होंगे या आप बच्चे को जानते हैं तो आपको पता होगा। ये मैंने कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन है। एक लड़की थी, वो कुछ भी नहीं बोलती थी और जब बोलती तो इतना धीरे से बोलती थी कि आपको मतलब 4 बार सुनना पड़े, ध्यान लगा के, तब आपको सुनाई दे। उसका प्रॉब्लम ये था कि उसके घर में उसके पेरेंट्स को ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद था। कोई जोर से बोले उनको नहीं पसंद, और उनके घर में बिना काम के बोलना अलाउ नहीं था। कोई भी बिना काम के कोई बात ही नहीं होती थी घर में, एकदम शांति हमेशा। अब ये माहौल घर का था, इसलिए वो बच्ची इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कि वो रीडिंग कर ही नहीं पाती थी। इस तरह के कुछ साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं, तो वो बच्चे उच्चारण नहीं कर पाते, बोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्लो होते हैं। ठीक है, यदि आप उनके उच्चारण के पीछे या स्पीड क्यों कम है या रीड क्यों नहीं कर पा रहे, उसके रीजन को ढूंढ पाएंगे तो आप उस पर काम कर पाएंगे। तो ये हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, अब मैं इसके उपाय पे डिस्कशन करूंगी। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अभी पहले आपके लिए एक काम है, आप मुझे पढ़ के बताइए। लेफ्ट साइड तो सब लोग पढ़ लेंगे, राइट साइड कौन पढ़ेगा? पढ़ पा रहे हैं आप लोग राइट साइड? If you can read this, you probably are a teacher. जी जी विवेक जी, हम लोग टीचर हैं इसलिए हम ये पढ़ पा रहे हैं। हमने कैसे पढ़ लिया इसको? सारे स्पेलिंग गलत लिखे, फिर हमने कैसे पढ़ा? क्योंकि हम बच्चों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, हम बच्चों को समझ पा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि हम फर्स्ट, उसके जो साउंड है हमारे वो सही है, साउंड में कोई गलती नहीं है कहीं पे भी, इसलिए हम इसको आसानी से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ते हैं, आप लोग एक बार जब पढ़ना सीख जाते हैं तब आप कभी भी पूरे स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। स्लाइड शोइंग प्लीज चालू करेंगे। एक और एग्जाम्पल है इसका मेरे पास, हम कैसे रीड करते हैं। हमारा एक, यदि हम अपनी टेक्निक सीखेंगे तो हम बच्चों को समझा पाएंगे।
सजल स्लाइड ओपन करो सजल जी। सजल जी शायद नहीं दिखाई दे रहे चलिए हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है कंटिन्यू मैम। मैं जी, हम कैसे पढ़ते हैं, हम फर्स्ट लेटर को पढ़ते हैं और लास्ट लेटर को पढ़ते हैं। यदि ये दो लेटर सही है तो हम पूरे इसको सही पढ़ लेंगे, या इसके फोनिक्स सही जगह पे है। हमने अभी जो पढ़ा वो क्यों पढ़ पाए हम, क्योंकि उसके फोनिक्स जो थे, जो मेन है, मात्राएं छोड़ दीजिए, जो फोनिक बेसिक वर्ड से लेटर के, वो सही जगह पे थे और उसका उच्चारण सही हो रहा था। कैन, के एन कैन था, लेकिन के ए एन कैन हम पढ़ पाए क्योंकि वो सही फोनिक्स अपने सही जगह। तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं, या तो हम फर्स्ट और लास्ट लेटर को ध्यान रखते हैं, या हम उसके फोनिक्स को पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका। उसके बीच में यदि गलत भी है तो हम पढ़ लेंगे। अभी आप इसको समझिए कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि बच्चे इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे यदि इसको फोनिक्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं और फर्स्ट और लास्ट को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, इसलिए वो उसका सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी। जी नेक्स्ट पे चलिए। प्लीज इसको पढ़िए आप लोग। कोई भी लाउडली पढ़ सकता है तो प्लीज पढ़िए। The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. The one who does the greatest thing. He is the one that gets the people to do the greatest things. Ronald Reagan. आपने बिल्कुल सही पढ़ा, क्योंकि इन सारे स्पेलिंग में फर्स्ट और लास्ट अपनी जगह पे सही है, उसके बीच में सारे जंबल है, लेकिन फिर भी हम पढ़ पाए, हम उसका मतलब को समझ पाए। बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं, वो फर्स्ट और लास्ट दोनों को पूरा नहीं देखते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। जब आपको उनको पढ़ना सिखाना है तो आप उनको बताइए कि जब आप स्पेलिंग सीखते हैं तो पूरे स्पेलिंग को याद रखिए। यदि फर्स्ट और लास्ट लेटर आपको पता है कि पूरा स्पेलिंग किस तरह से बनेगा तो बच्चा गलत नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आई होप सबने पढ़ लिया, सब लोग पढ़ पाए इसको, और पढ़ने का कंसेप्ट समझ में आया हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, नीरज जी हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी सबसे पहले बच्चों को वर्ड सिखाने का जो तरीका है वो है साइट वर्ड्स उनकी नजर के सामने रखें। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट यानी नजर, ठीक है। साइट वर्ड्स वो होते हैं जो आप कोई भी चीज पढ़े, कहीं पे भी पढ़े, तो जो सबसे ज्यादा बार सामने आएंगे, ठीक है, जो बार बार नजर में आएंगे। ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए। एक्चुअली ऑलमोस्ट इंग्लिश में बेसिकली 100 to 150 वर्ड्स जो है वो साइट वर्ड्स हैं, जो बच्चों को आने चाहिए। और जो कोई भी आप कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं, कोई भी लेटर पढ़ रहे हैं, कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उन वर्ड्स में से मोस्टली वर्ड्स वहां पे आएंगे ही। ठीक है, तो ये साइट वर्ड्स होते हैं। तो यदि बच्चा साइट वर्ड पढ़ना सीख जाता है तो उसका रीडिंग ऑलमोस्ट समझिए 50% उसको रीडिंग आ जाएगा। सेकंड थर्ड के जो बच्चे हैं वो रीड क्यों कर पाते हैं? इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि साइट वर्ड वो फर्स्ट और सेकंड में सीख लेते हैं। मोस्टली सीनियर के जो फर्स्ट में साइट वर्ड काफी सारे आ जाते हैं, इसलिए उनको थर्ड स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है रीडिंग का। यदि साइट वर्ड पढ़ाना हम सीनियर केजी से शुरू करें तो बच्चों को सेकंड स्टैंडर्ड तक रीडिंग काफी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, एक आध साल के अंदर, मतलब बच्चे 50-60 वर्ड तो सीनियर केजी के 10 महीने के अंदर आराम से नजर के सामने रहे तो सीख लेंगे। तो साइट वर्ड्स जो होता है उनको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं? हर हफ्ते के लिए आप 6 या 7 साइट वर्ड डिसाइड कर लें, और वो साइट वर्ड फ्लैश कार्ड के तरीके से या बोर्ड का एक साइड आप मतलब ऑक्यूपाई कर दीजिए, वहां पे वो वर्ड एक हफ्ते के लिए लिख दीजिए, या कोई भी ऐसा तरीका कि हर रोज बच्चे की नजर के सामने वो वर्ड आए, उनका उपयोग हर रोज हो। इस तरह से कुछ करिए और हर हफ्ते साइट वर्ड चेंज करते जाइए, और 15-20 दिन बाद जो हमने पहले किए थे साइट वर्ड उनका एक बार रिवीजन हो जाए। ये एक साइट वर्ड्स का तरीका होता है। मंथ के एंड में या तो पूरे महीने में जितने सीखे हैं तो पिछले 2-3 दिन के लिए, मतलब लास्ट 25 से 30 तारीख तक, कि 1 से 25 में जितने साइट वर्ड सीखे वो
सारे साइट वर्ड का रिवीजन, एक आप मतलब अपना एक प्रॉपर तरीका बना लीजिए, तो आप इसको कर सकते हैं। और मैंने किया है, हम लोगों ने ये किया था, इन सब वर्ड्स को मतलब एक A4 साइज पे 3 या 4 स्पेलिंग लेके प्रिंट आउट निकाला, उनको कट करके और धागे से सारे हैंग कर दिए क्लास में। और हर रोज आके सबसे पहला काम साइट वर्ड को एक बार प्रोनाउंस करना, पूरी क्लास को, बच्चों को सिर्फ एक बार। हार्डली 3 या 4 मिनट लगते, 3 मिनट भी मैक्सिमम। 8 या 10 शब्द लिखे हैं तो 2-3 मिनट इनफ है। और हर रोज यदि रिविजन होगा तो ये बच्चों को प्रोनाउंसिएशन पक्का हो जाता है। और यदि इतना आप करते हैं तो 6 महीने के अंदर तो बच्चे काफी सारे वर्ड सीख जाएंगे, 40-50 शब्द आराम से सीख जाएंगे। तो रीडिंग का प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरणीय संकेत या एनवायरमेंटल क्यूज। एनवायरमेंटल क्यूज मतलब बच्चे अपने आसपास जो चीजें देखते हैं उन वर्ड्स को हमको बार बार यूज करना है, उन वर्ड्स को ज्यादा लेना है। साइट वर्ड्स में इस तरह से लें जो यूज आते हैं वर्ड्स बार बार, जो उनके लेसन्स में आ रहे हैं, जो उनके बोलने में आ रहे हैं, उन यदि शब्दों को लिखा जाए और उनको रिपीट किया जाए तो वो बहुत जल्दी याद रहते हैं और इजीली रीडेबल होते हैं। जिस चीज को पहचानता है उसका बच्चा स्पेलिंग सीख लेगा, और जिस चीज के बारे में नहीं जानता है उसका स्पेलिंग नहीं सीखेगा, उसको पढ़ना नहीं सीखेगा। तो नोन चीजें होनी चाहिए, तो जितनी चीजें उनके आसपास है उनके स्पेलिंग आप ले लीजिए, ठीक है। अभी एक तरीका हम लोग जो यूज करते हैं पढ़ाने का, मेरे यहाँ पे ENB और इंग्लिश के टीचर 1st, 2nd और 3rd ग्रेड के अंदर जब कोई लेसन शुरू करना होता है तो हम लेसन की शुरुआत लेसन से नहीं करते हैं, हार्डवर्ड से करते हैं, और हार्डवर्ड पहले लिखाए जाते हैं। जनरल ये तरीका मतलब बेसिक हम जो सालों से करते आ रहे हैं कि पहले लेसन पढ़ाते फिर हार्डवर्ड लिखवाते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते, हम हार्डवर्ड पहले करवाते हैं। लेसन शुरू होना है मतलब पहले दिन बच्चे को रिटर्न वर्क करना है, बोर्ड से बच्चे को स्पेलिंग कॉपी करने हैं जितने हार्डवर्ड है लेसन के। उसके बाद उनको होमवर्क में 3 बार लिखना है, उसको प्रोनाउंसिएशन करना है, टीचर क्लास में प्रोनाउंस करेगी, बच्चे उसके साथ में 3 से 5 बार बोलेंगे, बच्चा होमवर्क में 3 बार लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे वो लेसन शुरू होगा। तो जब वो लेसन शुरू होगा तब तक बच्चा उन सारे वर्ड्स को जानता है। तो जब टीचर बोलेगी रीड करने के लिए तो बच्चा कहीं भी रुकेगा नहीं। और ये होता है कि उनके मीनिंग्स जो हैं वो बच्चे को जब सिखाते हैं तब टीचर मीनिंग भी वर्ड्स के मीनिंग बता देती है। तो जब रीडिंग करने का टाइम आया तब बच्चे को वर्ड पहले से पता है तो रीडिंग इजी हो जाता है। तो एक ये तरीका प्लीज आप लोग जरूर अपनाइएगा अपने यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा होता है, SST में ऐसा होता है। मैं इवन 6-7 स्टैंडर्ड के अंदर मेरा ये नियम है कि लेसन शुरू करने से एक दिन पहले बच्चों को बोला होता है कि कल हम ये लेसन शुरू करेंगे। तो बच्चे उसके पहले जितने न्यू वर्ड है उसको अंडरलाइन करके और डिक्शनरी में से उसके मीनिंग, क्योंकि 6-7 को हम डिक्शनरी अलाउ करते हैं, उसके वर्ड मीनिंग ढूंढ कर लिख कर लेकर आते हैं। और जब मैं उनको पढ़ाती हूँ तब मैं बच्चों से ये बोलती हूँ कि इस वर्ड का मीनिंग मुझे कौन बताएगा। तब बच्चों में होड़ लगी होती है, मैडम मुझे पता है, मैडम मुझे। ये हम पढ़ाने से पहले उनको समझाने का काम करते हैं तो वो इजी हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। मैंने जैसे आपसे कहा राइमिंग वर्ड्स वाला, यदि राइमिंग वर्ड बच्चा जानता है तो बच्चा उसका प्रोनाउंसिएशन सही करेगा। तो इस तरह से जब आप बच्चों को फर्स्ट टाइम रीडिंग सिखाते हैं, हम सीनियर KG में हम जब सिखाते हैं तो हम लोग उसमें ए साउंड, ई साउंड, ओ साउंड, यू साउंड ऐसे सिखाते हैं साउंड वाइज। तो जब साउंड सिखाते हैं तो पर्टिकुलर वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स सारे साथ में सिखाते हैं। यदि वो बच्चा बोलना जानता है तो उसको इजीली पढ़ पाएगा और हर एक को सही प्रोनाउंस करेगा। अभी जहां पे जैसे BUT बट और PUT पुट वाला नियम है तो वहां पे इसके नियम को भी बच्चों को बता दीजिए कि ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। यू का उच्चारण अ होता है लेकिन PUT पुट आएगा, पट नहीं आएगा। तो बच्चा हमेशा याद रखेगा कि PUT पुट जो है वो एक्सेप्शन है, वो सही उच्चारण नहीं है। लेकिन जब कंसेप्ट सबका ये होता है कि यू है तो उसका उच्चारण यू होगा, तो PUT पुट वो सही है लेकिन BUT एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। तो ये कंसेप्ट बच्चों के क्लियर रखिएगा। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा तरीका चंकिंग।
अब ये चंकिंग रीडिंग में भी आता है, याद रखने में भी आएगा। किसी को भी उच्चारण कैसे करना है, तो बच्चे को उसका उच्चारण करने के लिए उसको तोड़ना सिखाइए। जहां पे बच्चे को बोले, जैसे हिंदी वगैरह है, तो जहां पे मात्रा आती है मात्रा तक रुक जाइए, पहले उसका उच्चारण, उसके बाद अगले लेटर पे जाइए, जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे क्रेयॉन, तो CR जो है वो एक ब्लेंड है। ब्लेंड आप समझते होंगे, दो अलग मतलब साउंड को एक साथ मिला के जो वर्ड यूज होते हैं, तो CR ब्लेंड है, तो ब्लेंड अलग करिए, उसके बाद का साउंड अलग। AY ए बच्चों को पता है ना, ON ऑन पता है, तो क्र ए ऑन, क्रे न, वो बच्चा पूरा साउंड कर पाएगा। तो इसको इस तरह से कैसे रीड करना है, जैसे लॉब स्ट और अर, तो लॉबस्टर का उच्चारण स्ट के साथ हो जाएगा। जब ये थोड़े से लेटर्स, यदि कुछ एक स्पेलिंग्स बच्चा सीख जाता है, तो हर एक स्पेलिंग में अपने आप उसको ये नियम लगाना समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे बास्केट, आप लोग यदि इसको चंकिंग करेंगे तो बास्केट, है ना, या ब, यदि बच्चों को फोनिक पता है तो ब, आस्क, आस्क क्योंकि छोटा लेटर है वो पता है, तो ब आस्क एट बास्केट, वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरह से उसको तोड़ कर सिखाइए, और उस तरह से तोड़िए जिसका वर्ड ऑलरेडी उसको पता है। ठीक है, जैसे हमने स्ट पढ़ा या आस्क पढ़ा, तो उसके पीस मतलब हिस्से ऐसे करें जो बच्चों को आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस जो होती है उसको हमको चेंज करना है। थिंकिंग प्रोसेस को कैसे करना है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे क्रम और कर्म, एक पदेन है और एक रेफ है। ठीक है, क्रम में पदेन आएगा जब, पदेन मतलब जो अक्षर के पैरों में लगता है ना, रेफ जो सर पे लगता है, र है दोनों, है ना। क्रम, क जब पदेन है, मतलब र जब पदेन के रूप में आता है, तो उसके साथ में उच्चारण होगा क्र, क और र साथ में, क आधा बोला जाएगा और र साथ में। लेकिन जब रेफ आता है तो वो उसका उच्चारण क का पूरा उच्चारण होगा, और जो र है वो अगले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो कर्म, क हम पूरा बोलते हैं, र आधा और उसको म के साथ जोड़ के। तो ये एक बेसिक रूल है। ठीक है, इसका डिफरेंस यदि आप बच्चे को बताएंगे तो बच्चा सही उच्चारण करेगा। अभी उसको पता होना चाहिए कि पदेन क्या है, रेफ क्या है, और किसका उच्चारण कितना करना है, और कौन से अक्षर के साथ, आगे वाले या पीछे वाले। अभी जैसे रंग, ठीक है, ये बोलने लिखने सब में समझ में आएगा। यदि पढ़ने में गलती करता है तो लिखने में डेफिनेटली गलती करेगा। तो यदि बच्चा पढ़ रहा है तो र के साथ अंग का उच्चारण होगा, और ग उसके बाद तो र के ऊपर बिंदी लगेगी। पतंग, तो त के साथ न का उच्चारण हो रहा है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, और ये जब डिटेल में आप समझाएंगे बच्चों को, तो ही वो सही उसका उच्चारण करेंगे और उसको सही पढ़ेंगे और सही लिखेंगे। तो ये पढ़ने की समस्या लिखने की भी सॉल्व हो सकती है यदि वो सही पढ़े। तो कैसे पढ़ना है ये सिखाना है। यहाँ पे हमको बच्चों को सिखाना है कैसे सोचना है, कैसे पढ़ना है, उसके नियम क्या है, तो ही बच्चा उसको, एक जगह यदि आपने बताया है कि क्यों है, तो वो अगली बार अपने आप उसको सही जगह से लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है उनकी वोकेबलरी इंप्रूव करना। वोकेबलरी मतलब जितने ज्यादा शब्दों को जान सके। अभी बच्चे का दिमाग डब्बा नहीं होता है कि हम उनको भरें, तो वो कैसे, तो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। तो वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए कुछ खेल सीखने होते हैं। मैंने दो तरह के खेल लिए हैं। एक आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, है ना, वर्ड पजल होता है। वर्ड पजल पहले सिखाया जाएगा, मेकिंग वर्ड का गेम बाद में आएगा। वो कैसे, क्यों, क्योंकि जब आप बच्चों को वर्ड पजल देंगे तो बच्चे को पूरा वर्ड पहले लिखा होता है, और बच्चे को वो सिर्फ वर्ड ढूंढना है, पहले तैयार है जो चीज उसमें ढूंढना है। तो पहले ये गेम सिखाइए। आप यदि एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से वर्ड पजल बुक्स में है, इंग्लिश में भी है, ईएनवी में भी है। सेकेंड थर्ड ईएनवी में भी वर्ड पजल्स दिए हुए, उसमें बच्चों को सारे ईएनवी के लेसन के हिसाब से सारे वर्ड्स ढूंढना है। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका यही है बच्चों को सिखाने का। तो वर्ड पजल्स यदि सीखते हैं तो नए वर्ड सीखते हैं,
और यदि उन्होंने ढूंढा है उस वर्ड को, क्योंकि जब ढूंढते हैं मतलब उन्होंने पहले उसको पढ़ा, उसके बाद दिमाग में सोचा, उसके बाद ढूंढ के उसको सर्कल किया, मतलब उनकी बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम में आई, पढ़ना है, हाथ से छूना है, सब कुछ, तो वो याद रहेगा। दूसरा है वर्ड गेम। कुछ एक लेटर दिए हैं, उससे कितने ज्यादा शब्द बन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जो लिए हैं पिक्चर्स, ये मोबाइल गेम के पिक्चर्स हैं, मोबाइल में ऐसे गेम आते हैं। अब हम मोबाइल गेम क्लास में तो खेलना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्लास के अंदर ये कर सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर इस तरह से बना सकते हैं, या हम वर्कशीट में इस तरह से कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे इसमें BATE 4 लेटर दिए हैं, तो ऐसे हम 4 लेटर इस तरह से किसी तरीके से बोर्ड पे सर्कल में या स्क्वायर में लिख दें और बच्चों को बोले अब इससे अलग अलग कितने वर्ड आप बना सकते हैं। इसी का एक और गेम होता है, एक बड़ा सा स्पेलिंग लिखा जाता है, और जैसे कॉम्प्रीहेंशन लिखा है, ठीक है, या कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर उसको बोलिए कि उसमें से अभी आप 2 लेटर वाले कितने वर्ड बना सकते हैं, 3 लेटर वाले कितने वर्ड बना सकते हैं, 4 लेटर के कितने, क्योंकि वो जो हमने वर्ड दिया है वो 8 या 9 या 10 लेटर्स या 12 लेटर्स वर्ड है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी गुंजाइश होती है, तो एक एक स्पेलिंग में से 12-15 स्पेलिंग बन सकते हैं, तो ये बच्चों की वोकेबलरी बढ़ाने के लिए काम आएंगे। इसके अलावा आप मतलब बोर्ड के ऊपर एवरीडे कुछ एक इस तरह से पजल लिख सकते हैं, जंबल वर्ड लिख सकते हैं, और उसको बच्चों को बोलिए कि अब आपको डिकोड करना है, मतलब हर रोज 1 या 2 लिख दीजिए, और जो बच्चा सबसे पहले डिकोड करके लाएगा उसका नाम बोर्ड पे लिखा, तो ये बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है और वो नए नए वर्ड उससे सीखेंगे, नए बनाना सीखेंगे, और एक ही वर्ड के लिए आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी मिलेंगे, यदि 3-4 वर्ड बन सकते हैं एक ही सिंबल मतलब कॉम्बिनेशन से, तो आप वो 3-4 बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़े बहुत गेम अपने क्लास में वोकेबलरी के लिए कर सकते हैं। आप लोग अपने नियत कार्य में पहला काम यही करेगा, अगले हफ्ते में वोकेबलरी के गेम्स जितने ज्यादा हो सके, अलग अलग गेम, या ऐसे कोई अलग अलग तरीका जो मैंने 4-5 तरीके बताए, या वर्कशीट बना सकते हैं, या बोर्ड पे आप लिख सकते हैं, या एक पूरा वर्ड देके उसके अलग वर्ड्स बनाना, या कुछ एक लेटर्स देके अलग अलग वर्ड बनाना, सो मेनी वेज आर देयर। तो नेक्स्ट वीक का आपका ये रहेगा, हर रोज एटलीस्ट 3-4 अलग अलग इस तरह से वर्ड्स देके बच्चों की वोकेबलरी डेवलप करना। नेक्स्ट पे चलेंगे। पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग मतलब बदलना, है ना, टेबल टर्न करना। तो आप पढ़ाने की बजाय बच्चों को पढ़ाने दीजिए शुरू के 5 मिनट, कि आपको ये आज पढ़ाना है, आपको इसका मतलब बताना है, आपको ये चीज बताना है। एक बेसिक कंसेप्ट होता है, जब भी कोई चीज किसी दूसरे को बताने के लिए की जाती है तो वो ज्यादा अच्छे से मतलब याद रहती है, या ज्यादा अच्छे से हम परफॉर्म करते हैं। जैसे जब हम टीचर बनते, जब सिखाते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं, हम बोलते हैं। एक मतलब केस स्टडी है, 2 ग्रुप थे, उसमें से एक ग्रुप को कोई एक काम दिया, तो उनको ये कहा गया कि आपको ये एग्जाम देना है, उस हिसाब से तैयारी करिए आप। दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि आपको ये दूसरे ग्रुप को सिखाना है, आप उस हिसाब से तैयारी करिए। तो जब रिजल्ट आया तो जिस ग्रुप ने एग्जाम के लिए तैयारी की थी उसका लेवल लो रहा कंपैरेटिव टू उस ग्रुप के जिसने दूसरों को सिखाने के लिए तैयारी की थी। तो जब दूसरों को सिखाने के लिए तैयारी करते हैं तो हम उसके सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग करिए, आपकी जगह बच्चे को करने दीजिए, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो इसके लिए आप किस तरह से अपनी क्लास में टेक्निक चेंज करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। दूसरा है दृश्य कल्पना। अभी ये एक ऐसा तरीका है, जी बच्चे यदि हमारा सॉरी मैम, मैं 1 मिनट बोलूंगा। जी हमारा अगला स्टेप स्टार्ट हो उससे पहले जिन भी शिक्षकों ने अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन रखें, क्योंकि इस सेशन में आपकी 50% उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। तो अपने वीडियो जरूर से ऑन रखें। आकृति रूपाली, प्रज्ञा जैन जी, प्रगति सक्सेना जी और रुचि वीरांगना। जी मैम, कंटिन्यू। जी, धन्यवाद नीरज जी। दृश्य कल्पना, यदि आप किसी वर्ड के साथ बच्चा उसके
पिक्चर को दिमाग में रखता है तो वो वर्ड को नहीं भूलेगा। हमारा बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ाते भी इसी तरीके से हैं। जब नर्सरी से सिखाते हैं तो पहले पिक्चर्स सिखाते हैं और लेटर्स छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे लेटर्स पे आते हैं और पिक्चर्स आगे बढ़ते बढ़ते आगे क्लास में कम हो जाते हैं। जब बच्चे को बोले यदि उसने उसका पिक्चर दिमाग में बना लिया है तो वो बच्चे को याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए कि बच्चा जितना हो सके उसको विजुअलाइज कर सके। अभी रीडिंग प्रॉब्लम में विजुअलाइजेशन कैसे आएगा? जिन बच्चों को रीड करना नहीं आता है उनके सामने टीचर खुद प्रोनाउंस करे। टीचर बोले ठीक है मैं एक सेंटेंस पढ़ती हूँ, आप लोग उसको आंखें बंद कर दीजिए और उसको सोचिए कि वो कैसे लिखा होगा। बच्चा उसके बाद उसको बोलिए, जब उसने पूरा सेंटेंस सुन लिया उसके बाद अब आंखें खोल के आप उसको पढ़िए। तो बच्चे ने जो विजुअलाइज किया था लेटर और जब वो हकीकत में पढ़ता है, यदि उसमें डिफरेंस है तो बच्चा अपनी गलती ढूंढ पाएगा और उसको सही पढ़ना सीखेगा। ये तरीका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये तरीका आप पेरेंट्स को सिखा सकते हैं ताकि जिसको रीडिंग प्रॉब्लम है पेरेंट्स यदि हेल्प कर सकते हैं तो हो जाएगा। अदरवाइज क्लास के अंदर भी आप बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बट यू कैन डू इट। इसके अलावा रायम्स जो बच्चों को याद है उसको बच्चे को बोलिए जहां लिखी हुई है उसके सामने उंगली रखकर पढ़े। तो जब बच्चा जो चीज याद है और उसको सामने बोलता जा रहा है और सामने नजर के सामने रखता है तो वो उसको मेमोरी रिटेंशन रहेगा और उसको रीडिंग वर्ड्स का इजी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ऑडियो बुक्स आती हैं। हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा चलन नहीं, हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीजों की ऑडियो बुक आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन मिलती है। इवन आप एनसीईआरटी की बुक्स या प्राइवेट पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स होती है, उसका जितना भी लेसन है उसका ऑडियो अवेलेबल होता है। तो बच्चे मतलब उसके ऊपर यदि क्लिक करे, उसकी साइट पे होता है तो उसकी साइट पे जाकर उसको साथ में ऑन करे और बच्चा बुक खोल के उसमें नजर रखे, सुनता जाता है और पढ़ता जाता है। बहुत सारे पब्लिकेशन देते हैं, एनसीईआरटी की भी काफी सारी बुक, इवन हमारे गुजरात बोर्ड की भी काफी सारी बुक के ऑडियोज अवेलेबल है। तो यदि बच्चा ऑडियो घर पे है, प्रैक्टिस करना है तो उससे कर सकता है ऑडियो बुक से। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बच्चे की स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता। यहाँ पे आपको ढूंढना है कि बच्चे को क्या परेशानी है और क्यों है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया, बच्चों की जो स्पेशल नीड है, कौन से लेटर पे अटकता है, कौन से वर्ड में प्रॉब्लम है। स्पेशली ए और ई में बच्चे गलती करते हैं। ठीक है। आई और डबल ई में गलती करते हैं। कहाँ पे बच्चों की गलती हो रही है, जैसे यू से मतलब यू और डबल ओ, जहां जहां ऐसे स्वर मतलब जो वोवेल्स जहां पे हम यूज करते हैं वहां पे गलतियां करते हैं। बच्चे को किसी चोट, बचपन में ऐसा होता है कई बार कि बच्चे गिर जाते हैं, सिर में कोई चोट आ गई है, क्योंकि बच्चा उस वक्त छोटा है तब पता नहीं चलता है, लेकिन उसका असर बहुत लंबे टाइम के बाद पता चलता है। तो ऐसी कोई चोट की वजह से बच्चा पर्टिकुलर किसी एक पार्ट पे होती है तो पर्टिकुलर कुछ एक चीजें नहीं मतलब डिकोड कर सकता है या नहीं पढ़ सकता है, तो वहां पे हमको थोड़ा सा पर्सनल काम करना पड़ता है। या जैसे मैंने बताया तुतलाने की वजह से वो जैसा बोलता है वैसा ही मतलब लिखेगा भी या उसको उसी तरीके से प्रोनाउंस करेगा जिस तरह से वो बोलता है। ठीक है। एक और प्रॉब्लम होती है कई बच्चों की, क्योंकि हम जितनी भी जगह पे लिखते हैं वहां पे ब्लैक वर्ड होते हैं और बैकग्राउंड व्हाइट होता है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड होता है, उसको वो लोग प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते हैं। कई बार मतलब उनको वाइब्रेट करते हुए लगते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे पढ़ते हुए एक ही लाइन को फिर से दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि राइट से वापस लेफ्ट पे आके उसी जगह पे आना कि लेफ्ट नेक्स्ट लाइन पे जाना, उस डिफरेंस को भी उनको समझना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक चीज हेल्प कर सकती है, जैसे रीडिंग करते वक्त मतलब मेरे यहाँ पे तो मैं ये करती हूँ, जब किसी टीचर को यदि अनाउंसमेंट के लिए दिया है तो उनका जो रीडिंग करने का होता है, मैं उनको उसके साथ में एक रूलर हमेशा रखने के लिए बोलती हूँ। जैसे हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो 100-150 बच्चों के नाम है, जब टीचर को पढ़ना है तो टीचर क्या करेगी, जब मतलब क्योंकि उसको पढ़ना है फिर सामने देखना है, तो उच्चारण में कभी कभी एक ही बच्चे का नाम 2 बार आ जाता है, गड़बड़ होती है।
तो टीचर रूलर रखती है ताकि जो पढ़ लिया उसके बाद वाले, मतलब जो रूलर के ऊपर है सिर्फ वही पढ़ना है। तो सेम वो चीज हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब लेफ्ट से राइट तक आते हैं तो लाइन मिस हो जाती है, तो लाइन खत्म हुई फिर उनको रूलर नीचे करके पढ़ना है, तो ये एक हम पढ़ने के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, हाइलाइटर यदि यूज कर सके तो 1 या 2 लाइन हाईलाइट कर दें, फिर छोड़ दें, फिर 2 लाइन हाईलाइट करें, तो वो डिफरेंस को पता कर पाएंगे। इसके अलावा एक और तरीका होता है, जैसे हमारे मिठाई के डब्बे आते हैं उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कलर रैपिंग आता है, या आप जब वो 3D वाला पेपर न्यूज़पेपर आता है तो उसके साथ एक आता है रेड कलर का और ब्लू कलर का, मतलब बाइनोकुलर ग्लास जैसा। उसके साथ यदि आप उनको पढ़वाएं, यदि वो उसके साथ, तो क्या बैकग्राउंड का कलर व्हाइट से चेंज हो जाएगा, तो भी रीडिंग का प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो सकता है, जिनको विजन का कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकते हैं, जो प्राइवेट पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा हम उनको एक हेल्प कर सकते हैं, जैसे सैंड के ऊपर जो बच्चे को पर्टिकुलर लेटर का प्रॉब्लम है उसको सैंड पे वो लिख कर जब फिंगर टच होगी तो वो उसको इजीली पढ़ पाएगा। बीन्स, मैंने अपने बच्चे के लिए किया था, एक बॉटल भर के जो राजमा जैसे एक व्हाइट कलर के बीन्स आते हैं, वो पूरा बॉटल भर के उसको खेलने के लिए दिया था, और जब भी उसको कुछ करना है तो वो बीन्स से अलग अलग शेप बनाना है। मैंने मतलब वो बीन्स की बोतल शायद वो 10 साल का हुआ उसके बाद फेंकी थी, और वो आधा किलो बीन्स के शायद 100 ग्राम बच गए थे। तो आप एक खिलौना हो सकता है, बीन्स को प्रॉपरली रख के जैसे क और फ का डिफरेंस समझाना है, प और श का डिफरेंस समझाना है, तो बीन्स से बना के बच्चा यदि उसको करता है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में रहेगा, क्योंकि वो लिख नहीं रहा है, वो उसको कुछ एक्टिविटी की तरह कर रहा है। इस तरह से आप पेबल्स, पत्थर लगा के कुछ लेटर बनाना, तो ये चीजें मेमोरी रिटेंशन हमेशा के लिए रहेगा। एक और गेम हो सकता है, सॉरी, डिफिकल्ट स्पेलिंग्स जो होते हैं उनको एक बलून के ऊपर या बॉल के ऊपर लिख दीजिए, 5, 7, 8, 10 वर्ड्स आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्लास के अंदर बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चों के हाथ में बॉल आएगा, उसमें से किसी एक वर्ड को उनको पढ़ना है, उसके बाद अगले के पास बॉल जाएगा, उसको दूसरा कोई वर्ड पढ़ना है, जो पहले वाले ने नहीं मतलब पढ़ लिया वो नहीं पढ़ना है, उसके बाद अगले पे। तो इस तरह से बॉल जिस जिसके पास जाएगा उसको हर एक नया वर्ड पढ़ना है। तो ये एक तरीका हो सकता है, रीडिंग बहुत इजी हो सकती है। एक समय विशेष पे पढ़ना, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना, अनकॉन्शियस माइंड, वो एक चीज को हमेशा दिमाग में बिठा लेता है। जैसे हमको घड़ी देख के कई लोगों को चाय पी की तलब लगती है, जब तक घड़ी नहीं देखी तो चाय नहीं याद आएगी, लेकिन जैसे ही नजर चली गई, अरे 4 बज गए, चाय नहीं पी अभी तक, है ना। तो एक हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड किसी चीज को लेता है, तो उनका रीडिंग का भी एक टाइम तय कर लीजिए, मतलब ये पेरेंट कर सकते हैं। हाँ जी अरुण जी, तो एक यदि टाइम हम डिसाइड कर लें और पेरेंट्स से डिस्कस कर ले कि आप इस टाइम पे बच्चे को रोज रीडिंग के लिए प्रैक्टिस दे, तो बच्चा अपने आप दिमाग उसका रेडी हो जाएगा रीडिंग के लिए। और उस वक्त यदि मतलब एक आदत बन जाती है, तो उसके बाद यदि कुछ पढ़ मतलब कोई नहीं भी दे रहा है तो वो खुद सामने से जो चीजें नजर आएगी या जो दिखेगा वो पढ़ने की कोशिश करेगा। तो एक शेड्यूल हम, जैसे हम लोग करते हैं, एक लाइब्रेरी पीरियड दे रखा है हमने। हर लाइब्रेरी पीरियड में बच्चे को कोई ना कोई नई कहानी पढ़ना है, तो एक दिमाग में बन जाता है कि आज वेडनेसडे, आज लाइब्रेरी पीरियड जाना है, तो आज कुछ नया पढ़ना है, तो एक हैबिट बन जाएगी। तो इस तरह से हम उनकी एक बना सकते हैं हैबिट। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी तरफ से मैंने सारे सॉल्यूशंस निकाले जितनी प्रॉब्लम्स थी, इसके अलावा यदि आपके पास कोई और प्रॉब्लम रहता है या कोई आपके पास कोई अलग सोल्यूशन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज बताइए। जी शिवानी जी। जिनेंद्र मैम, जी जय जिनेंद्र।
हमारी क्लास में एक बच्चा है, उसको आइडेंटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो नंबर्स हो, लेटर्स हो या हिंदी की वर्णमाला हो, वो नहीं पहचान पाता। तो हम क्या करें कि वो लेटर्स को पहचान पाए? एक बहुत सिंपल तरीका है, न्यूज़पेपर या मैगजीन या कोई पुरानी किताब उसको लेकर रखिए। बच्चे को कोई एक लेटर सिखाइए। बोर्ड पे आपने लिखा सपोज क, बच्चे को बोलिए इसके पेज पे जितने भी क है उन सबको सर्कल करिए। न्यूज़पेपर का कोई एक लेख दे दीजिए, उसके जितने भी क आते हैं उनको सर्कल। तो उस बच्चे ने उस दिन के लिए क पहचान लिया। ठीक है, आप ऐसे करके कुछ एक लेटर करने के बाद आप दो दो लेटर पे या वर्ड्स के ऊपर जा सकते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये टाइम टेकिंग है, लेकिन बच्चा यदि कुछ एक लेटर भी सीख लेता है तो बाकी सब अपने आप ग्रास्प कर लेगा। तो एक बहुत इजी एक्सरसाइज है और एंजॉयबल है, बच्चे इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि उसके हाथ आंखें सब कुछ साथ में है। ओके जी मैम, अब हाँ जी जरूर करूंगी। थैंक यू मैम। जी। एक ज्योति जी 1 मिनट, अभिनंदन जी कुछ बोल रहे थे। एक्चुअली जो आज बात उठी है वो बहुत मैं समय से सोच रहा था, पिछले मतलब करीब 5-7 दिनों से। एक स्कूल में बच्चा है, 6ठी क्लास में आ गया, 4th में है, अच्छा 4th में है मैम वो, और उसको क्या पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। लेटर वो आइडेंटिफाई नहीं करता, लिखने में भी जो है वो कुछ का कुछ लिखता है। तो मुझे ये लगता था कि क्यों ऐसा कर रहा है। मुझे लगता था कि अभी कोरोना पीरियड रहा है, इस वजह से वो चूंकि गांव का बच्चा है, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते, तो मुझे लगता था कि वो इस वजह से कमजोर रह रहा है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले कुछ टीचर ने उसको आइडेंटिफाई किया कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम, यानी तब मेरा ध्यान गया कि इसको वही जो क्या बोलते हैं डिस्लेक्सिया, हाँ, उसकी प्रॉब्लम शायद हो सकती है उसको। तो अभी वो 2-3 दिन से आ नहीं रहा है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि उसको और ज्यादा ठीक से उसको समझूंगा, और यदि उसको ये प्रॉब्लम है तो उसका मतलब क्या है सोल्यूशन, कुछ मेडिकल सोल्यूशन होता है कि अपन इसको ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, वो करवाएं? नहीं, डिसलेक्सिया, यदि डिसलेक्सिया है तो इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। डिसलेक्सिया के साथ यदि उसको कोई और प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम, तो दवाइयां जरूर काम करेगी। लेकिन डिसलेक्सिया का उपाय ये है, मेरे साथ भी एक बच्चा था, वो अभी 9th में आ गया है, मैं 4th में थी तब मैंने उसका डिसलेक्सिया मतलब डिटेक्ट किया था। इसमें थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। घर पे उसके साथ बैठकर जहां जहां वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम कर रहा है, जिस लेटर में, मतलब आप उसकी नोटबुक देखेंगे तो आपको एक ही गलती बार बार दिखाई देगी। तो आपको उसके नोटबुक्स, जो उसके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम पे लिखे हुए नोटबुक, और एक दूसरा डिफरेंस देखिएगा कि होमवर्क और क्लास वर्क, इन दोनों को भी मेजर करिएगा कि गलती कहाँ पर ज्यादा होती है। होमवर्क में गलती यदि नहीं होती है तो शायद उसका क्लास में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी साथ में चल रहा है। यदि दोनों गलती सेम है, मतलब उसको पर्टिकुलर लेटर से ही प्रॉब्लम है, तो मतलब कहाँ प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा डेप्थ में। जब आप ये सारी चीजें कवर करेंगे और कौन कौन से लेटर में किस में गलतियां हैं, पर्टिकुलर जिस लेटर में गलती है उस लेटर में उसको अलग अलग तरीके से सिखाया जाए। नोटबुक पे कागज पेंसिल लेकर नहीं, उसको बोर्ड पे चौक से, या यदि सैंड प्लेट आप करते हैं, है ना, सैंड बॉक्स बना के, सैंड बॉक्स का सबसे बेटर है, क्योंकि वो जब फिंगर से करेगा तो ये जो नर्व्स यहाँ की दबती है तो वो डायरेक्ट मतलब उसको याद रहेगा। ये थोड़ा इम्पैक्ट होता है उन डिसलेक्सिया वाले बच्चों पे जब वो फिंगर से काम करते हैं, है ना। या तो उनको कलर वाली फिंगर करके कलर से लिखाया जाए, उसमें पेपर बहुत वेस्ट होता है। हाँ, ते वो मैं कुछ करना चाह रहा था। ये जो मेरे मन में था वो आपने कुछ लिया है मैटर की, जो सैंड वाला मैटर, इसको थोड़ा इनोवेट मैं करवा देता हूँ। क्या करें सर, इसका एक उस पे गम लगा के फेविकॉल या उससे ए लिखें, बी लिखें, और उसको जब वो हल्का सा सूखने पे आए उस पे सैंड डाल दें, बारीक सैंड, और एक सीट बनाए जिसपे थोड़ा सा बड़े दाने वाला सैंड हो, तो वो उस सेब का आकार ले लेगा। जो मैम ने बताया ना कि उसकी नर्व दबेगी, क्या होता है, और बच्चे को अगर इसमें गेम खेलने में भी मजा आता है। मैंने एक बार अपने यहाँ प्रैक्टिकल कराया था, सैंड पेपर आता है जिसको हम रेतमाल पेपर बोलते हैं,
हाँ हाँ उसका हाँ उसका कई नंबर का आते हैं, 10 नंबर, 12 नंबर, ऐसे कई नंबर के आते हैं। आता नर्सरी है। का बच्चा, जितना छोटा बच्चा उसको उतने बड़े दाने वाला हम लें, और जितना अच्छा। छोटा बच्चा बड़ा होता जाए उसको छोटे दाने वाला लें। हाँ जस्ट लाइक इसके पीछे थ्योरी, मेरी पर्सनली थ्योरी थी इसको लेके। मैंने हाँ। कोरोना के पहले इसको यूटिलाइज भी करवाया था टीचर को, कि हम्म, जितना ज्यादा बच्चा सेंस से लेता है, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको हाँ ब्रेल लिपि से सिखाते हैं, ब्रेल। तो उसका हाँ माइंड ब्रेल। सेटअप उसके अकॉर्डिंग जम जाता है। तो हाँ अगर हाँ बच्चा जो भूलता है, अगर, क्योंकि जैसे ही आंख में पट्टी बांध दें और उसको उंगली घुमा के कहें कि बेटा आपने ये देखा है, महसूस करें ए बना है कि बी बना है, वो अपने हिसाब हाँ। से बताएगा कि ए है कि बी है। अगर उसके माइंड में उसकी पिक्चर आने लगी और उसका हाँ कोऑर्डिनेशन आ गया, तो वो कभी जीवन में भूल ही नहीं सकता। ज्यो ज्यो बच्चे की एज बढ़ती जाए उसकी साइज छोटी करती जाए। मतलब मान लीजिए शुरुआती हमने जुलाई अगस्त में बच्चे को हमने इस पे प्रैक्टिस कराई, तो दिसंबर आते आते तक उसका इतना बारीक सेंड हो जाए कि उसको आसानी से उसको टच हर कोई ना कर पाए, तो उसका हम्म, सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो जाएगा। इसके लिए हम्म, लेकिन टीएलएम के तहत टीचर को मेहनत करने की आवश्यकता है और हमारा फॉलोअप लेने की आवश्यकता है। हाँ हम लोग डेवलप बहुत सारे प्लान करते हैं, लेकिन फॉलोअप नहीं होता, तो टीचर 1 या 2 बार करके इसको छोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, यही तो होता है। इसलिए हमें बहुत सारे इसके लिए सेंस हैं, अगर हम यूज करें तो बहुत पॉजिटिवली। मैं इसी बात को रखना चाह रहा था जब मैम ने क्वेश्चन किया, लेकिन फिर मैंने, आपने बोला तो मैंने इसको थोड़ा सा जो था उसका वो रूप बताया आपको। थैंक यू। जी बहुत धन्यवाद बढ़िया अरुण जी, था। बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। थैंक यू वेरी मच। जी। ज्योति। अच्छा एक मैम एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि घर पे पढ़ते नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब विशेष तौर से रूरल एरियाज में तो यही है कि पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते। जी अपन ने जो वर्क दिया उन्हें घर पे भी नहीं करना, मतलब यहाँ से वो बैग ले गए वापस, वो बैग लेके ही वैसे ही का वैसा आ जाते हैं। शायद ही है उसमें कुछ बच्चे हो जो अपना वर्क करते हो, होमवर्क करते हो। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है, कुछ सोल्यूशन है क्या? जो है अक्सर ये समस्या आती है। जी। अभी या तो मतलब जैसे होमवर्क यदि बच्चे करके आते हैं, जो बच्चे, हाँ उनके लिए मतलब कुछ इनाम जैसा। अभी इनाम में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। उनको कुछ जी। स्पेशल मॉनिटर बनाया, कुछ हम्म। उनके बोर्ड्स पे नाम लिखे, या सॉफ्ट बोर्ड पे हफ्ते भर के लिए स्टूडेंट ऑफ द वीक, जिसने पूरे हफ्ते होमवर्क किया है। कुछ जी एनकरेजमेंट, यदि उनके पास कुछ लालच होगी तो वो जरूर करेंगे। अभी जी जी क्यों नहीं करते, वो प्रॉब्लम की डेप्थ में जाना पड़ेगा। पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, या बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, तैयार नहीं जी। करने के लिए। जहाँ मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम किया जाए। हाँ जो बच्चे नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे डायरी में मतलब एक होता है, टीचर का कॉलम होता है, टीचर नोट्स का। वहां पे जी टीचर जिस दिन होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क नॉट डन टीचर लिखकर साइन करके देती है, और पेरेंट्स को सिग्नेचर करना होता है। यदि जी 4 या 5 बार हो गया, वो पेरेंट्स ने देखा या नहीं देखा, उसके बाद मेरे पास जब डायरी आती है, मैं उसका फोटो खींच के पेरेंट्स को पर्सनली व्हाट्सअप करवाती हूँ। मैं टीचर को, जी क्लास को देती हूँ कि इसको पेरेंट्स को पर्सनली व्हाट्सअप। तो जब वो होमवर्क नॉट डन व्हाट्सएप के अंदर आएगा, उनको सब, तो मतलब थोड़ा सा पेरेंट्स को फील होता है कि मेरा बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, और टीचर उसको ध्यान देती है, तो उसके बाद पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट आने लगता है। हम्म। और जी जी थोड़ा सा मतलब कुछ इस तरह की टेक्निक्स यूज करेंगे आप, तो बच्चे जरूर करेंगे, क्योंकि जी होमवर्क पेरेंट्स की जिम्मेदारी है पूरी। बच्चों की तो है, पेरेंट्स की ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा क्या पेरेंट्स भी ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा एक और समस्या आती है मैम, कई बच्चे क्या है वैसे तो खूब शैतानी करते हैं, है ना, खूब जोर से चिल्लाएंगे, करेंगे, बोलेंगे, सब करते हैं। अब पढ़ने की बात करो तो उनके मुंह पे बिल्कुल ताला लग जाता है, वो कुछ बोलते ही नहीं। तो अक्सर ये होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी जो तरीका बताया कि हम एक बार बोल ले, उसके बाद उनको रिपीट करने के लिए बोलिए, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उनको पता होता है कि हम गलत पढ़ेंगे तो सब लोग हंसेंगे। ये हाँ प्रॉब्लम P1 6 7 में मैं उनको, बच्चों को बताती हूँ कि यदि आप गलत भी पढ़ते हैं तो बाकी जो लोग हैं वो आपके जैसे ही हैं, कोई जी। एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं है। और यदि उनको आता तो वो स्कूल नहीं आते। तो थोड़ा सा हम्म, उनको साइकोलॉजिकली उनको हेल्प करिए कि यदि उन्होंने गलत भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको सही जी कैसे पढ़ना,
उनके साथ में पढ़ के उनको करेक्ट करिए, तो अगली बार वो जरूर पढ़ेंगे। हाँ, ये तो होता है, ये मैंने भी देखा, जैसे इनकरेज करें यदि उनको तो वो फिर वो जी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। वो शायद यही है, उनका फियर रहता है कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे, या जी गलत ना पढ़ दें तो जो है डांट पड़ जाए उनको या कुछ, हाँ जी ये होता है। जी जी, जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जी। ज्योति जी। नो मैम, वो शिवानी जी का क्वेश्चन था तो उसी के बारे में। हो गया? ठीक है। और कोई किसी के साथ कोई और इससे रिलेटेड कोई रीडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या है? किसी को प्रॉब्लम मैम नहीं है? मैम जैसे जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, जिनके पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग एक ट्रांजिशन पीरियड में टीचर हैं, जब पेरेंट्स अनपढ़ हैं या हिंदी मीडियम में पढ़े और बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स हेल्प नहीं करते हैं, वहां पे बच्चे मतलब मोस्टली ट्यूशन रखते हैं पेरेंट्स उनका। एक यस मैम। प्रॉब्लम ये होती है उनके ट्यूशन में कि ट्यूशन टीचर अपने तरीके से पढ़ाते हैं, स्कूल के साथ नहीं चलते हैं। तो आप उनके पेरेंट्स को बताइए, या तो ट्यूशन टीचर को आपसे मिलवाए या ट्यूशन टीचर तक आपका मैसेज भेजे कि जो स्कूल में कराया जाता है वही ट्यूशन टीचर करवाए। ट्यूशन इसलिए है कि वो बच्चों को जो घर पे नहीं करवा सकते हैं पेरेंट्स, तो वो होमवर्क में सपोर्ट के लिए है, एक्स्ट्रा बर्डन ना बढ़ के उनकी हेल्प हो ट्यूशन में। तो ये पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। दूसरा, मैम कुछ पेरेंट्स की ये भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो वो जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वहाँ 10 बच्चे पढ़ते हैं साथ में, या जी ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उससे भी दिक्कत रहती है। ठीक है। अभी दूसरा ये हो सकता तो है वो वो ट्यूशन भी ट्यूशन, मतलब उतना ध्यान जी, नहीं देते हैं। ट्यूशन नहीं जा सकते हैं बच्चे, तो आप जब होमवर्क देते हैं तो बच्चों को, आपको पता है कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली उनको मतलब जब होमवर्क देने का तरीका होता है हमारे यहाँ पे कि लास्ट के हमारे 15 मिनट जीरो पीरियड होता है, उसके अंदर टीचर बोर्ड पे क्लास टीचर आती है, जितने होमवर्क लिखे हैं टीचर पढ़ती है और सारे बच्चे अपनी डायरी में नोट करते हैं और टीचर उसके यस। ऊपर सिग्नेचर करती है। तो वहां पे एक रिपीटेशन हो जाता है कि होमवर्क क्या करना है। बच्चे होमवर्क इसलिए नहीं करते कि उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है, क्योंकि वो बच्चे छोटे, वो समझ नहीं पाते हैं। आपने लिख दिया, मतलब आपने नोट में लिख दिया या डायरी में दे दिया कि ये होमवर्क है, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता है क्योंकि वो रीड नहीं किया या नहीं कर पाए। बच्चों को स्पेसिफिकली बताया जाए ओरली कि आज आपको ये होमवर्क करना है, बुक के अंदर टिक मार्क करवा दिया जाए, उसके ऊपर HW लिखवा दीजिए डेट डाल के कि ये डेट डाली मैम है HW। मैम बड़े स्टैंडर्ड के, जैसे 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 3rd स्टैंडर्ड है, उन लोग को तो पता रहता है ना, जैसे अब कुछ भी होमवर्क दे रहा है तो उन्हें समझा के ही देते हैं, उसके बाद भी वर्क नहीं करते हैं, तो फिर उसके लिए वही डेट डालना, बच्चे को जहाँ पे होमवर्क दिया है बच्चे को नेक्स्ट पेज पे डेट डलवाइए और ऊपर हेडिंग डलवा दीजिए कि ये होमवर्क है। ठीक है, वहां पे हेडिंग के बाद में टीचर साइन कर दे, बच्चे को बोले कल यहाँ से आगे होमवर्क होना चाहिए, होमवर्क के एंड में हमारी साइन होगी। ये ओके मैम। स्ट्रेटेजी काम करती है। ओके मैम, थोड़ा सा थैंक यू आपको मैम। 5-10 मिनट टाइम लगेगा जिन बच्चों के साथ जी प्रॉब्लम है, बट मैम। ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काम करती है, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। जहाँ ओके होमवर्क मैम। करना है, यदि बुक में यदि लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है या कुछ करना है, तो वहीं पे डेट डलवाइए और आप साइन कर दीजिए। यदि नोटबुक में लिखने के लिए दिया है तो सिर्फ हेडिंग डलवा दीजिए होमवर्क का, जो भी आप दिया है जी। वो हेडिंग डाल के साइन कर दीजिए। तो अगले दिन आप जब करेंगे, मतलब आपकी सिग्नेचर है, आपको पता है आपने होमवर्क दिया था, बच्चे को भी पता है कि आपने होमवर्क दिया है। ठीक जी है। मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई, और किसी के पास कोई और इशू, यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करें। आकृति जी, रूपाली जी, दीपाली जी, प्रगति जी, मैम प्रज्ञा जी। जी जैसे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अगर कोई भी अक्षर पढ़ते हैं तो उसको डबल पढ़ते हैं, जिसकी लिखा है तो वो जा बोलेंगे, फिर जा में छुट्टी की बोलेंगे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि मतलब एक ही बार बोलने लगे वो लोग? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बच्चे ने जो अक्षर सीखे थे वो लंबा टाइम सीखे हैं, लेकिन जो मात्रा सीखी उसके बाद उनको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिली है। हम लोगों ने टीचर जब सिखाती है तो टीचर खुद बोलती है ब में छोटी की मात्रा बी, ठीक है, टीचर ये पूरा बोलती है,
ये सिर्फ सिखाने के टाइम एक बार बोलना होता है, उसके बाद बच्चे को सिर्फ पढ़ना बी, उच्चारण बी है वो बी सिखाना है। ये हमारे टीचर की गलती है सिखाने की, इसलिए बच्चे उसको गलत तरीके से बोलते हैं। हम लोग जो चीज हम बार बार बोलेंगे बच्चों के दिमाग में वो रट जाता है। यदि हम बार बार उसको छोटी की मात्रा करके बोलेंगे, ब में छोटी की मात्रा भी, तो बच्चा वैसे ही बोलेगा। तो जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को, उस वक्त सिर्फ एक बार सिखाइए और उसके बाद उसको उच्चारण सिखाइए कि बी और बी उच्चारण में फर्क भी बताइए, है ना, रू और रू। ये उच्चारण यदि समझ में आएगा बच्चे को तो वो मात्रा छोटी बड़ी नहीं बोलेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके। जी आकृति जी, आवाज नहीं आ रही है। आकृति मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से रिज्वाइन कीजिएगा। जब तक हमारा जो और अन्य प्रशिक्षणार्थी हैं शिक्षक, यदि उनकी कोई क्वारी है तो जरूर पूछें। रिया, गीता, रक्षा, दीपाली, अनम्यूट करें आप और पूछें। जी रक्षा जी। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र। आज की वेबिनार बहुत ही अच्छी थी। मतलब उसमें इतना सिखाया गया है कि जितने बच्चों में प्रॉब्लम मिली है अभी तक, क्योंकि हम लोग ने एक्स्ट्रा क्लास में कुछ हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड बच्चों को अलग से लिया है और क्लास लगाई है उनकी, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपने बताए हैं कि जो हम लोग को मतलब बिना पूछे ही सॉल्व हो गया है, मतलब आपने बताया है। जी तो अभी तो हम लोग यही ट्राई करेंगे। ठीक है। और फिर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है कि जो बच्चों को अब से कल या परसों से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें तो जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम जाती है। कवर हो गई आज के वेबिनार में। यस मैम, यही बताना चाह रही हूँ, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे इसी प्रॉब्लम पर, उन बच्चों की। जी हम लोग सोच भी रहे थे कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो मतलब यूं कहें कि बिना पूछे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। थैंक यू मैम। ठीक है, धन्यवाद रक्षा जी। जी गीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं मैम, मतलब उसको मेंटली प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ी। तो मैम लेटर तो पहचानती नहीं, राइट भी नहीं करती, बोलती भी नहीं है, तो मैं पढ़ाने में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम जाती है। मान लो हम उसके लिए कॉपी में राइट भी कर देंगे, लेकिन लेकिन वो लेटर नहीं पहचानती, तो मैं लिखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। हम पेरेंट्स से ही बोलते, लेकिन पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। कौन सी क्लास में है? हम उसके लिए बहुत 5th क्लास में है मैम, उसने फर्स्ट सेकंड मतलब पढ़ी नहीं है, पढ़ती तो थी लेकिन हम लोग उसको 4th क्लास में डाल देते, लेटर पहचानना सीख जाएगी, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। वो डायरेक्ट 5th क्लास में मतलब बैठने लगी है, तो हमारे लिए पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम जाती है कि इसको कैसे पढ़ाएं। पेरेंट्स के सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी। यदि 5th क्लास के अंदर रीडिंग नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको कुछ टेक्निक बताई, पर्टिकुलर आप उसको एक बिल्कुल नहीं आता है, कुछ थोड़ा बहुत तो आता होगा। नहीं समझती भी नहीं है मैम, प्रॉब्लम ही है। मतलब कोई मेंटल प्रॉब्लम है उनके, यस तो आप पेरेंट्स से डिस्कस करिए। ये सिर्फ पढ़ाई के साथ है या उनका बाकी सब जगह पे है? आप यदि उनके खेल में या किसी और एक्टिविटी में उनका सेम होता है या वहां पे कोई चेंज है? पेरेंट्स भी ना ध्यान नहीं देते, गांव से पढ़ जाते हैं तो कॉल करके बुलाते हैं तो वो आते ही नहीं। अब सोचते हैं कि बोर्ड क्लास से कैसे पास होगी ये, कुछ मुझसे आता ही नहीं है कुछ। नहीं, इसमें क्या हो सकता है, देखिए गीता जी, यदि मतलब मेंटल प्रॉब्लम होगा तो बच्चा हर जगह बिहेवियर एक जैसा होगा। यदि आप मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शन को समझना भी मुश्किल होगा,
जैसे आप खेल के लिए लेके गए तो आप उनको बोलिए लाइन में चलिए, आप कोई खेल खिला रहे हैं तो उसके जब नियम बताते हैं तो उसको समझना, उसको फॉलो करना, उससे खेल खेल खेलती है, समझती है। अभी हम डांस प्रैक्टिस कराते, डांस भी करती है, लेकिन पढ़ाई के मामले में कुछ नहीं करती। नहीं तो वो पर्टिकुलर मतलब पढ़ाई की तरफ उदासीन है, तो वहां पे उनको इंटरेस्ट क्रिएट करवाना पड़ेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट आपको चाहिएगा डेफिनेटली। इसके साथ में आप उनकी मतलब जिन बच्चों को बहुत अच्छा आता है उनके साथ में उनको बिठाइए, बड़ी सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, वो करिए, और उनके साथ साथ लिखने और पढ़ने में उनके साथ में वो ध्यान दे। टीचर थोड़ा सा पर्सनली क्लास के अंदर जैसे जब हम करते हैं, मुझे पता होता है कि जिस जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, मैं मतलब हर 10-15 मिनट बाद उस बच्चे का नाम जरूर ले लेती हूँ, तो बच्चा उससे अटेंटिव हो जाता है कि अभी मेरा नाम आएगा, अभी मुझे पूछेंगे। आप उसको ज्यादा कुछ मत पूछिए, सिर्फ उसके पूछिए आपको समझ में आया। मेरे क्लास में मुझे पता होता है कि इस बच्चे की प्रॉब्लम है, वो स्लो है, समझने में देर लगती है या कुछ है, मैं उसका नाम जरूर क्लास में लेती हूँ। तो ये एक चीज काम करती है बैक ऑफ द माइंड कि मुझे पूछा जाएगा अभी, तो बच्चा ध्यान देना शुरू कर देता है, तो वो ध्यान देने लगेंगे। थोड़ा सा भी कुछ वो करते हैं यदि अच्छा, तो उनको प्लीज अप्रिशिएट जरूर करिए। जब अप्रिसिएशन मिलेगा तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिल रहा है तो टीचर की तरफ से थोड़ा सा उनको, इन बच्चों को देख के जनरली एक होता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, हम भी इंसान है, तो हमको मतलब अपने आप ही, मतलब मैंने देखा है टीचर्स का कि जो बच्चे नहीं करते, अरे मैम ये तो ऐसा ही है, तो ये तरीका टीचर की तरफ से दिमाग से हटाना पड़ेगा और हमको उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ मुझे इसको ठीक करना है, यदि आप डिसाइड कर लेंगे तो आप आपका तरीका उसको हैंडल करने का बदल जाएगा। फिर आप काम करके देखिए। मैम कॉपी कंप्लीट नहीं करती मैम, पर वो कैसे करवाएंगे हम? कुछ राइट सॉरी, ही नहीं करती, कॉपी कंप्लीट नहीं करती, सिलेबस हम उसका कंप्लीट कैसे करवाएंगे मैम? रिसेस में उसको पास में बैठ के लिखवाइए, उसको बोलिए उसके पेन को कि दूसरे किसी की नोटबुक लेके जेरोक्स करवा ले और उसको बैठ के कंप्लीट करे, नहीं तो जेरोक्स से ही पढ़ ले। आप कंप्लीशन के पीछे मत जाइए, एटलीस्ट वो पढ़ना सीख ले और एग्जाम में अटेम्प्ट करना सीख ले। इतना ही अटेम्प्ट कर ले कि वो पासिंग मार्क ले आए, पूरा सब कुछ ना भी करे। जैसे सिंपल चीजें होती है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, जो इस तरह की ट्रू फॉल्स है, यदि बच्चा उतना भी कर लेता है, वर्ड मीनिंग्स है उतना भी कर लेता है, तो पासिंग मार्क के नजदीक आ जाता है। मैथ ईवीएस पढ़ाते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक होती नहीं है, मतलब उसे अपने दिमाग से बना के देते हैं हम, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो नहीं, उसमें समझ आपको नहीं उसको है। पुराने सालों के पेपर निकालिए, वो उनको दीजिए, अलग से इस तरह की वर्कशीट दीजिए, है ना। आपको आपका एटीट्यूड पहले तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा आप कौन सा तरीका उन पे काम करेगा। क्लास में आप रिसेस के टाइम पे आप जहाँ बैठते हो उसको वहां पे सामने बिठा दीजिए कि अभी 10 मिनट आपको और कोई काम नहीं करना है, मेरे सामने बैठ के इतनी वर्कशीट कंप्लीट करिए, ये नोटबुक मेरे साथ में बैठ के कंप्लीट करिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी उनको बताया होमवर्क के लिए तरीका, वैसे डेट लिख के कि आज आपको इतना लेसन, इतने 2 पेज कंप्लीट करना है, डेट लिख कर ऊपर दीजिए, दूसरे दिन नहीं किया तो फिर उसको लिख के दीजिए। थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो काम करेगा। आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, डेफिनेटली काम करेगा। मुझे नेक्स्ट टाइम मैम हमारे बताइएगा। लिए तो क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चन का आंसर राइट करना है, तो उसका आंसर भी हम लिख के देंगे उसके लिए, या अभी लिख के लेके आइए? नहीं नहीं, उसको आपको नहीं लिखना है, आपको तो किसी दूसरे बच्चे की जो लिखा हुआ उसकी नोटबुक उसके सामने रखना है कि आप उसको मेरे सामने बैठ के कंप्लीट करिए। उसका गेम्स का पीरियड है, उसका रिसेस है, उसका कोई ऐसा टाइम है जिसको आप ले सकते हैं, उसका नुकसान नहीं होगा, उस टाइम पे आप उसको अपने पास बिठाकर करवाइए। आप जिस क्लास में जा रहे हैं वहां पे एक बेंच लगा के उसको बिठा दीजिए। ये मैं करती हूँ। जो बच्चे कंप्लीट नहीं करते हैं उनको या तो मैं, जब उनका फ्री पीरियड होता है, मेरी ऑफिस के बाहर बिठाती हूँ। जब मेरी ऑफिस के बाहर बैठ के करते हैं, बाहर आते जाते हुए सारे लोग उनको देखते हैं, दूसरी बार दूसरे दिन उनका सारा काम कंप्लीट होता है। ओके मैम, थैंक यू। इस संबंध में मैंने उनके अभिभावक से बात की थी। जी, उनका कहना था इसको बचपन में चोट लगी है, इसको बीमारी भी है, बुखार ऐसा कुछ आया था बचपन में, जिसके कारण से इस बच्ची की सीखने की क्षमता है वो, इसको बहुत दवाई भी कराई गई है, ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं कराया गया, इलाज कराया गया है। उसकी आंखें भी हैं तो थोड़ी सी आजू बाजू की ओर जाती है, जी, तो उसको परेशानी है, पर उसके साथ साथ उसका भाई ठीक है, जो उसके साथ में उसका भाई है,
कर लेता है, यदि उसके ऊपर मेहनत की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से वो प्रोग्रेस कर सकता है, ऐसा हमें लगता है, उसका हमें समझ में आया है। पर जो बच्ची है, इसको कई बार कोशिश की गई है पढ़ाने की, सिखाने की, पर उसकी बीमारी होने के कारण से उसको समस्या है, इनके अभिभावक को भी मालूम। जी, ठीक है, और अभी किसी इसमें तो शिक्षक हम की कोई इतनी जी नीरज जी। जी और किसी शिक्षक की कोई समस्या हो शैक्षणिक कार्य के दौरान, जो आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैम ने बताया है, तो वह जरूर अपनी बात रखें कि हमें शैक्षणिक कार्य के दौरान इस प्रकार की समस्या इस बच्चे के साथ में फेस करनी पड़ रही है। जैसा कि अभी गीता मैम ने बताया है, ज्योति मैम ने बताया है, ऐसी जो भी शिक्षक के दिमाग में भी कोई समस्या ऐसी चल रही, क्योंकि आपका कनेक्शन बच्चों से ज्यादा है, तो स्वाभाविक है समस्या भी आपने फेस की होगी। अच्छा लगेगा हम लोगों को अगर आप अपनी बात यहाँ पे खुल के रखें। इसमें हम चाहते हैं कि विवेक जी, अरुण सर और अमित जी, आप इसमें कोऑपरेट करें, क्योंकि आपके शिक्षक के लिए क्या समस्या वो फेस कर रहे हैं, वो ज्यादातर आपसे भी शेयर करते होंगे। नीरज जी, हम लोग अगर बोलने पे आए तो हम ही लोग बोलते रहेंगे, वैसे भी वो नहीं बोलते। और रियल में इतना है कि इतना बता देंगे कि सब कुछ हम लोग पे ही टिक जाएगा, चाहे विवेक जी हो, अमित जी हो, या अभिनंदन जी हो, और मैं हूँ। लेकिन नहीं, मैटर ये नहीं करता, मैटर हम लोग टीचर के लिए कर रहे हैं। टीचर को बोलना महत्वता का है, क्योंकि टीचर डेली प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जो टीचर अपने अंदर बात को छुपा के रखे हैं, और वे अगर ये सोचते हैं कि मैं इस तरीके से एज ए स्टूडेंट बना रहूंगा, तो वो कभी टीचर नहीं अपने आप को मान सकते। सेकंड थिंग, जिस तरीके से वो मैम के लिए एटीट्यूड रखते हैं कि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एज सच यही सिचुएशन उनको उनकी क्लास में मिलती होगी कि बच्चे उनसे डिस्कशन नहीं करते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बोलने में झिझकता नहीं हूँ, किसी को बुरा लगता है तो बुरा लग जाए। लेकिन जो रियलिटी है, जो लोग पार्टिसिपेट एक्टिवली कर रहे हैं, मतलब वो अपनी फिजिकली और मेंटली और सब कुछ तरह से वो प्रेजेंस है, और जो नहीं है वो मतलब हमारे प्रेशर के कारण या किसी मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं और इसलिए वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, और आज मैं विजय जी की भाषा बोल रहा हूँ, सर की भाषा। नहीं, नहीं, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में कहा है, और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो माहौल अभी हमारे बीच बना है, वही माहौल क्लासरूम में आपके साथ भी बनता है। जी तो आप थोड़ी देर के लिए एक स्टूडेंट जैसी फीलिंग को अपने अंदर लाएं और पूछें। अरुण जी, नीरज जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। हम जब टीचर क्लास में बच्चों से करते हैं, तब जो एज डिफरेंस और मेंटल लेवल डिफरेंस उन दोनों के बीच में है, वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे हम जो अभी हैं, आपका और हम लोगों में ये डिफरेंस नहीं है, तो ये एक बार तो कम है हम हमारे बीच, कम से कम। और मैम सबसे बड़ी बात, वी आर फुली एजुकेटेड पर्सन। बिल्कुल। और अगर हम उसके बावजूद भी अपने आप को, बच्चों को तो ये है कि हम एबीसीडी सिखाने की बात कर रहे हैं, और जबकि यहाँ तो हम लोग सब पढ़े पढ़ाए हैं, हमें को तो इन इशारों में समझ के काम करना चाहिए। बिल्कुल। नीरज जी, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मुझे नहीं लगता कि आज मैं पूरा कर पाऊंगी, और मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ एक ही पार्ट को आज कवर कर पाई हूँ। मैडम, आपने बहुत अच्छा किया, आपकी तकलीफ हम समझ रहे हैं, इसके बाद भी आप इतना कर रही हैं, करती रही हैं पूरे टाइम, और आपको इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तकलीफ होने के बाद भी आप लगातार बोलती रही, जब से आपने रेस्ट नहीं दिया। मैं बल्कि बोलने वाला था कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, हम लोग कोई कुछ बोले करें या कर करें, तो हाँ, रहने दीजिए आप, फिर आगे फिर देख लेंगे। आप मतलब परेशान तो हो ही चुकी हैं। नहीं नहीं, जी। परेशान नहीं हो रही हूँ अभिनंदन जी। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने 10 दिन से बोलने के लिए मना कर दिया था, मुझे अरे परसों ही बोलने की परमिशन मिली है। जी जी जी, जी। समय के हिसाब से काफी हाँ, कुछ आज चमत्सी हमने हो टाइम रहा हो है। गया है। जी जी अ, बिल्कुल। जी जी, समय के हिसाब से काफी कुछ हमने कक्षा शैक्षणिक कार्य के दौरान जो समस्या होने वाली हैं, या जिन पे हमें कार्य करना है, वो है आज हमने काफी कुछ कवर किया है। बाकी हम अगले सेशन में इसे पूरा करेंगे। जो आज आपने सीखा है उसे आप अपने
कक्षा में जरूर इम्प्लीमेंट करें और जो सीखा है। नीरज जी, जी मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी। आज जिन लोगों से हमने कुछ भी नहीं सुना, जी। मानसी जी, पूर्वी जी, आकृति, रूपाली जी, आप ट्राई कर रही थी लेकिन बोल नहीं पाए। प्लीज, मैं आप सबको सुन के फिर ही खत्म करना चाहूंगी आज का सेशन। है ना। जी बिल्कुल। मानसी जी आप अपनी बात रखें और अनुराधा चौरासिया जी तैयार रहेंगे, उसके बाद प्रियंका पटेरिया जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मानसी जी अनम्यूट करिए प्लीज। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं क्वेश्चन पूछने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे लगा जैसे अब मीटिंग ऑफ होने वाली है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मैं थोड़ा चुप रह गई थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जो सुन के याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनको लिखने में प्रॉब्लम है। तो जैसे अभी एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम तो रिटन ही होते हैं, तो थोड़ा लिखना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो उनके लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि वे थोड़ा बहुत लिखना तो सीख जाए। लिखने, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग, क्योंकि वो सुन के उन्होंने याद कर लिया है, घर पर जब मम्मी ने उनको याद करा तो मम्मी रटवाती है बच्चों को आंसर। चलो मैं बोलती हूँ, तुम मेरे साथ बोलो। मम्मी चलो मैं बोली, मतलब वो नोटबुक बंद करके बच्चों को रटवाए हैं। उनको ये प्रॉब्लम आता है कि वो बोल तो लेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि सुनना बोलना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पढ़ना लिखना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब बच्चा उसको पढ़ेगा, जो आंसर बोल रहा है उसको जब पढ़ेगा, तो वो आसानी से लिख पाएगा। तो आप एक काम करिए, बच्चों को बोलिए जो आप आंसर बोल रहे हैं अपनी नोटबुक सामने खोल के रखिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, एग्जाम तक आपको अपनी एग्जाम नहीं लेना है। जनरली क्या करते हैं घर पे बच्चे, मतलब मम्मी भी यही करती है, इतना लिख लिया चलो अब बंद करके लिख डालो। ट्यूशन में भी होता है, ट्यूशन टीचर चलो लर्न कर लिया आप लिख डालो। तो बच्चा हमेशा एग्जाम एग्जाम, तो वो एक फोबिया आ जाता है और वो गलतियां जो करता है उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता है। वहां पे उसने गलत लिख दिया पहली बार में, अगली एग्जाम में भी वो गलत ही लिखेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड ने उसको ले लिया है। तो बच्चा जब तक एग्जाम नहीं देता है तब तक एग्जाम ना हो, बच्चा उसको देख कर लिखे। हमारा पुराना सिस्टम था, हम बच्चों को 5 बार लिखने को देते, 3 बार देख कर ही लिखना है, बिना देखे नहीं लिखना है। तो उससे क्या प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, बच्चा जो बोल रहा है वो नजर के सामने यदि देखेगा भी पढ़ेगा भी तो लिखना आसान हो जाएगा। बच्चों को बोले आंसर बोल रहे हैं तो नोटबुक खोल कर बोलिए, तो रीडिंग होगा साथ में उसका, तो वो राइटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे कुछ बच्चे उनको लिखना ही पसंद नहीं है, वो उनको अच्छा ही नहीं लगता है लिखना। जैसे मैं लेसन समझा रही हूँ तो जैसे समझाती हूँ, उनको एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो मौखिक तो तुरंत आंसर करते हैं, लेकिन जैसे मैं कभी टेस्ट ले रही हूँ, टेस्ट में जैसे वीकली लेती हूँ या लेसन कंप्लीट होने के बाद लेती हूँ, तो टेस्ट में वो लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उसमें रिटन वर्क होता है। तो अब उनकी कैसे मैं लिखने के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ाऊं, उनको कैसे मैं क्या करूं कि लिखने उसके लिए आप क्वेश्चन टेस्ट जो है वो पेपर पे लेने के बजाय बोर्ड पे लेना शुरू करिए। बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लिखे, 10 बच्चे एक एक आंसर लिखेंगे। टेस्ट का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। वर्कशीट दे दीजिए आप, और वर्कशीट के अंदर बच्चों को आपके सामने खड़े होके मतलब लिखना है, कॉपी करके लिखने दीजिए, टेस्ट मत लीजिए। ऊपर आंसर हो और फिर नीचे बच्चों को देखकर फिर लिखना है। उन बच्चों को जिनको बोलने का कॉन्फिडेंस है लेकिन लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये लिखने का तरीका है, तो वो जरूर लिखेंगे। बोर्ड वाला तरीका तो बहुत अच्छा काम करता है। जी मैम, मैं जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। जी अनुराधा मैम जुड़ी हो तो वो अपनी बात रखें, और प्रियंका पटेरिया जी तैयार है। जी अनुराधा मैम शायद लेफ्ट हो कर गया। गई हैं। प्रियंका पटेरिया जी आप हेलो मैम। हाँ जी। ये है कि बच्चे आगे आने से जैसे घबराते हैं, मुझे पता है कि उनको आता है,
लेकिन वो बोलने से डरते हैं, नहीं कि कुछ ही पूछो तो खड़ा, नहीं मैम मुझे नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो इसमें क्या करें? हाँ, ये उनका डर है। एक्चुअली उनको डर लगता है कि सबके सामने यदि हम गलत हो जाएंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने ये- पहले ही बताया, उनको थोड़ा सा एनकरेज करना पड़ेगा। जी उनको एनकरेज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि यदि आपको सही आता है, आप सही बोल रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चे सबके सामने बोलने से घबराते हैं, तो मैं उनके पास खड़े होकर, ठीक है पहले आप मुझे कान में बता दीजिए, आपका आंसर सही है तो जोर से बोलिएगा। तो तो वो थोड़ा सा कान में तो कॉन्फिडेंस बता बढ़ता देंगे, है। लेकिन आगे आके नहीं बोलेंगे। नहीं, जैसे जब मुझे सुना देंगे और जैसे बोलो कि दूसरी मैम को सुनाओ, तो फिर नहीं सुनाना। आप उनको दूसरे बच्चों को सुनाने के लिए बोलिए। जी क्लास में ये जो पूछने का तरीका है, उसको थोड़ा सा खेल में बदल दीजिए, है ना। एक जी जैसे मैम। स्टोरी की तरह करिए, और एक सीक्वेंस बना दीजिए। जैसे आप जी मैम। उसको नाम लेके बुलाएं और वो बोले, और हम हाँ जैसे सीक्वेंस में कि अब मैं जैसे करती हूँ, रोल नंबर वाइज रीडिंग करवाती हूँ, है ना। जी मैं मैम। बीच में से कोई भी रोल नंबर, या मैं आखिरी रोल नंबर से शुरू करती हूँ, और जिसका रोल नंबर आए उसको पढ़ना है, तो उसके पास चॉइस नहीं रहती है, ठीक है। या आप जी जैसे लाइन से बच्चे बैठे हैं, तो उसमें सीक्वेंस है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, सबको लाइन से इस तरह से आंसर देना है। तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे ये बोलना है। अचानक से नाम लेते हैं तो वो घबराता है। तो थोड़ा सा मतलब तरीका बदलिए। जी मैम। थैंक यू मैम। ओके। जी अगले क्रम में शिवानी अग्रवाल जी अपनी बात रखेंगी और प्रगति सक्सेना मैम आप तैयार रहेंगे। शिवानी अग्रवाल जी अनम्यूट करें आप। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हमारी क्लास का एक बच्चा है, वो ऐसा है कि वो मेरे अलावा कोई दूसरी टीचर के पास जाता ही नहीं है। मतलब अगर वो पहले पहुंच गया और अगर मैं 5 मिनट लेट हो गई तो वो बहुत रोने लगता है। तो उसके लिए क्या करें कि वो दूसरे टीचर से भी अटैच होए। मतलब जब तक वो स्कूल में है तो मुझे दूसरी क्लास में भी जाऊंगी ना तो वो पीछे पीछे आ जाता है। तो अच्छा, ऐसा क्यों है? मतलब ये हम लोग के लिए, बहुत सर के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस दिन मतलब मैंने लीव ली है या मुझे कोई काम से अर्जेंटली 10 मिनट घर आना पड़ रहा है, तो मतलब वो बहुत क्लास में ही आतंक मचा देता वो। शिवानी जी, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्यों है? रीजन क्या है उसका? वो एक्चुअली ये है कि वो नहीं, एक्चुअली क्या है मैम कि नर्सरी क्लास मैंने ही ली थी और अभी एलकेजी भी मेरी है। तो वो स्टार्टिंग से ही हमारे पास रहा है। मतलब एक मैं हूँ और एक दूसरी मैम थी, तो वो उनके पास रहता था पहले। तो फिर धीरे धीरे, पहले वो मुझसे भी अटैच नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने नर्सरी क्लास में मैं बाद में गई तो वो धीरे धीरे अटैच होने लगा मेरे से। तो लेकिन अब वो इतना, फिर वो दूसरी मैम की शादी हो गई तो वो मैम चली गई, अब वो मुझसे ही अटैच है। तो अब वो किसी और के पास जाते ही नहीं है। ये थोड़ा सा बच्चे का सोशल होने का प्रॉब्लम है। वो किसी भी नए पर्सन के साथ और उसके साथ एडजस्ट होना नहीं चाहता है, ठीक है। अभी इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा डिटैचमेंट, आपको उससे डिटैच होना पड़ेगा। दूसरे टीचर जिस तरह से आप बात करते हैं, उसके टीचर दूसरे टीचर को बोलिए कि वो आपके साथ रहे और उससे उसी तरह से बात करे, उसी तरह से उसको हैंडल करे। जैसे आपने बताया वो टीचर चली गई और फिर अब आप, तो आपके साथ आप दूसरे किसी टीचर को अपने साथ रखिए, उसके साथ में बात करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बच्चा, आप उस टीचर के साथ बात करिए, उस बच्चे से मत करिए। आप उस टीचर की तारीफ करिए उस बच्चे के सामने। उसको फील होगा कि मैम मुझे ना देखकर उस टीचर को ध्यान दे रही है, तो वो अटेंशन के लिए, तो वो उस टीचर के साथ फिर अपने आप को, कि उस टीचर से भी वो खुद रिकॉग्नाइज हो। ये एक मतलब साइकोलॉजिकल काम करता है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा जब उस टीचर के साथ है, आप अलग हो जाइए, तो धीरे धीरे वो उनके साथ, तो वैसे ही दूसरे से तीसरे टीचर, और उसको दूसरे बच्चों के साथ, उसकी क्लास का किसी बच्चे के साथ यदि उसके साथ उसका ट्यूनिंग हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो भी हेल्प कर सकता है इसमें। मैम हमारी क्लास में है, दूसरी मैम भी पढ़ाती हैं, तो उनसे होने लगा वो धीरे धीरे अटैच। लेकिन दूसरी क्लास की कोई मैम आ गई तो उनको उनके साथ नहीं रहना, सर आ गए तो सर के साथ नहीं करेगा वो। मतलब जैसे मुझे अर्जेंटली किसी दूसरी क्लास में जाना है तो वो नहीं जाने देता। देखिए इसमें और क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको सिखाना होना पड़ेगा। उसको समझाइए। कौन सी क्लास का है वो? फर्स्ट? एलकेजी एल के एलकेजी एल के
उसको आपको समझाना पड़ेगा कि वो अब सबके साथ रहता है प्रैक्टिकली, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, वो बड़ा हो गया है, उसको दूसरे बच्चों के साथ बैठना है। मतलब आप उसको एज अ पर्सन उसको क्या ट्रीट करना है, कैसे वो उसको दूसरों को ट्रीट करना है, उसको समझाइए। वो मैम हम लोग नहीं करते नहीं, आप सुनिए, आप बच्चे की तरह समझा रहे हैं, आपका समझाने का तरीका बदलिए। वो बच्चा नहीं है, वो एक पर्सन है। एज अ पर्सन आप अपने बराबर का कोई पर्सन है, उसको जिस तरह समझाते हैं ना, आप उस तरह से उसको समझाइए कि आप जैसे आप इस क्लास में पढ़ते हैं, आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको इस क्लास के दूसरे बच्चों के साथ बैठना है, उसको क्या करना है वो चीज आपको आपको क्लियर बोल के समझाना पड़ेगा उसको। हम बच्चों ओके की मैम। तरह उनको ट्रीट करते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। वो हमेशा बच्चों की तरह हमारे साथ लगे रहते हैं। आप उसको एज अ पर्सन ट्रीट करिए, वो भी आपको सामने वैसे ही ट्रीट करेगा। ठीक है, मतलब मेरे साथ भी होता है। एक बच्ची थी, वो मतलब क्लास के अंदर नहीं बैठती थी कभी, क्लास के अंदर नहीं, पूरा 1 साल उसने मुझे परेशान किया है। मैंने उससे कहा क्लास में अंदर नहीं आना, तो बोले नहीं आना। क्यों? क्योंकि जाने का टाइम होगा, आपने मुझे रोक लिया। तो मैंने उसकी बेंच दरवाजे के पास लगाई थी ताकि उसको बोर्ड भी दिखे और बाहर भी दिखे। साल भर लगा उसको क्लास में अंदर लाने में, लेकिन उससे बात करने का मेरा यही तरीका था, ठीक है आपको अंदर नहीं आना तो मुझे आपको बाहर नहीं भेजना है, तो ऑप्शन क्या है, बीच में रहेंगे। एज अ पर्सन जब आप बात करें, आप डील करते हैं ना, तो बच्चा सामने से डील करता है आपके साथ, उसके साथ डील करिए। यदि आप यहाँ पे 5 मिनट बैठेंगे मेरे पास, तो मैं इसके बाद आपको मिलूंगी, मुझे 5 मिनट के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उसके साथ डील करिए, वो आपके साथ डेफिनेटली डील करेगा। कोशिश करी मैम हम लोग ने, लेकिन वो क्या करता है कि वो इतना रोता है, इतना रोता है, मतलब वो बहुत रोने लगता है फिर वो। और रोने से 600 नर्व्स काम करती है, बच्चे का पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। लेट इट बी। उसको तो पता है वही कि उसको पता है मेरे रोने से ये सुनते हैं। आप लोग इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, कोई ध्यान मत दीजिए, जब तक रोना बंद नहीं होता है कोई मत देखिए। रोने की एक लिमिट होती है, बच्चा अपने आप बंद कर देगा रोना, कुछ नहीं क्योंकि होगा उसको मैम रोने से। वैसे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सर को बोला कि मैं दूसरी क्लास में चली जाती हूँ, और मतलब दूसरी मैम यहाँ पे आके पढ़ा देंगी क्योंकि उसमें कम बच्चे थे। तो ठीक है, सर ने बोला मैम ठीक है। तो क्या हुआ, मैं जैसे ही दूसरी क्लास में गई तो वो पीछे पीछे आ गया, रोने लगा। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है इधर ही पढ़ लो, नहीं तो ना बस तो यही, उसने। ये जो चलो ठीक है ना, ये जो चलो ठीक है मत चलाइए, स्ट्रिक्टली मत चलाइए। ऐसे बच्चे तभी सुधरते हैं, हाँ स्ट्रिक्टली मत यही चलाइए। होना पड़ेगा मैम उसके हाँ साथ। जी, मैं बिल्कुल। तो यही उसका प्रॉब्लम है कि उसको पता है कि हम रोएंगे तो हमारी बात हाँ पूरी हो जाएगी। हाँ, तो बस उसके रोने पे मत ध्यान दीजिए, मत करिए उसकी बात पूरी, डेफिनेटली काम करेगा। हाँ मैम यही है, वही मैंने आज सर से बोला कि इसको एक काम कीजिए कि आप मतलब 2-3 दिन मतलब इसको रोने दीजिए, तो फिर वो उसकी बात सही हो जाएगा। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नीरज जी। जी प्रगति मैम, शायद, हाँ जी प्रगति जी मैम, आप अपनी बात रखें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है रहती, जैसे आपने भी बताया ना क्लास में, जैसे रीडिंग तो बच्चों को आती है, मतलब राइटिंग वो कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग में उनको ज्यादातर दिक्कत आती है। मतलब जैसे आपने बताया ना प्रोनाउंसिएशन का, कि जैसे का कभी फा पढ़ते हैं, जैसे ये फ्रॉम ऑफन आपने ये सब बताया, तो मुझे ये ज्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो आपने जैसा जो बताया है मैम, इनको मैं मतलब क्लास में इम्प्रूवमेंट करवाऊंगी, बच्चों को सिखाऊंगी उसी तरीके से। ठीक है, आप जो भी क्लास में प्रैक्टिकल करें उसका फोटो वीडियो जरूर डालिएगा, और क्या रिजल्ट रहा वो बताइएगा। जी मैम। जी अगले क्रम में आकृति जैन, रूपाली जी, आप दोनों साथ में ज्वाइन हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो तो आप अपनी बात रखें क्रम से। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में अपनी बात रखें, या हमें सुन पा रहे हूँ आप?
कुछ इशू लग रहा है। जी हमें लगता है तकनीकी असुविधा के चलते आकृति जी और रूपाली जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो समय हो चला है और हमें लगता है हम विराम की तरफ चलें। जी जी उन्होंने क्वेश्चन किया है उच्चारण में प्रॉब्लम होती है। जी आकृति जी का क्वेश्चन है उच्चारण में प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। आ, आकृति जी यदि उच्चारण में तकलीफ है तो बच्चे को थोड़ी सी थेरेपी देनी होगी। कौन से शब्द वो नहीं बोल पाता है, ठीक है। और इसमें एक दो चीजें होती है उच्चारण में जब तकलीफ होती है, क्योंकि कभी कभी मतलब नाक से जो हवा निकल जाती है तो एक तरफ की नाक को बंद करके यदि बोला जाए तो उच्चारण सही होता है। या कई बच्चों की जबान चिपकती है, इसलिए तो बच्चों को प्रैक्टिस दी जाती है कि चम्मच से जबान को दबा के कुछ जो उच्चारण है वो किए जाए तो उच्चारण सही होता है। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह की प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम है उसको देखकर उसका कुछ भी इलाज हो सकता है। वो आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कहाँ तकलीफ है। और आया है कि वन लेटर मैनी साउंड, ये क्वेश्चन है। इसे कैसे यूज करें? वन लेटर वन साउंड को कैसे यूज हाँ, करें? वन लेटर मैनी साउंड को उसके जितने मैक्सिमम पॉसिबल साउंड होते हैं उसके सारे वर्ड्स बच्चों को एक साथ सिखाए जाएं और उसके जो रूल्स हैं वो बच्चों को बताए जाएं। यदि उसके रूल्स सिखाए जाएंगे तो बच्चे उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। जी और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बात रखें, नहीं तो चैट बॉक्स में आप डन बोल सकते हैं। ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम के अंदर बच्चों को जैसे कोई पैराग्राफ है या कोई लेसन है जहाँ पे ग्रामर सही है उसकी रीडिंग बार बार करवाई जाए या वहां पे अंडरलाइन करके बताया जाए कि ये ग्रामेटिकली सही है। कमल की जगह कमलाइए मात्राएं अपनी तरफ से जो लगाते हैं, इसको मैंने बताया था अभी। जैसे बोर्ड पे बड़ा लिखकर स्पेसिफिकली जब मात्राएं बच्चों को सिखाते हैं तो जो मतलब मात्रा होती है उसको अलग कलर से लिखकर बताइए कि ये कमल और ये कमला। तो जो कमला ला की मात्रा है उसको अलग कलर से लिखिए, कलर चौक से लिखकर बताइए और उसको फिर रब करिए कि ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है। वो डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा इस तरीके से। जहां जहां तकलीफ है वो पर्टिकुलर सिखाने पड़ेंगे। जी उन लोगों की तरफ से ओके हो चुका है। और भी यदि किसी शिक्षक की कोई समस्या है तो वो आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। या किसी को कोई मैसेज देना है तो जरूर दें। बाकी चाहते हैं कि हम सीधे अब्राम की तरफ बढ़ें। जी जी जय जिनेंद्र मैम। हाँ जी रक्षा जी। जी रक्षा सोहरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतने कम समय में बहुत कुछ सिखा दिया हम लोगों को। आज का वेबिनार बहुत ही खास हुआ हम लोग के लिए। धन्यवाद मैम। एक्चुअली मेरा तो काफी लंबा था, बहुत सारी चीजें थी। मैंने बताया ना, मैंने जब टॉपिक चूज किया था मुझे लगा था मैं एक वेबिनार में कर लूंगी, लेकिन आज करते करते मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती। लिखने के और याद रखने के भी काफी सारे मेरे पास हैं। नेक्स्ट वेबिनार में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी मैम बिल्कुल, हम प्रतीक्षा करेंगे आपकी। जी मैम एक बात कहना चाहूंगा। जी अरुण जी। क्या अगले वेबिनार जब डिसाइड हो उसके कुछ दिन पहले मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कभी भी कर सकते हैं, आपको तो पूछने की जब भी जरूरत आप नहीं थोड़ा है। सा टेंटेटिव प्लान बनाए तो मैं थोड़ा सा उसमें डिस्कस करना चाह रहा था, अगर आपको। जी बिल्कुल। थैंक यू। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इस बात को लेकर।
जी, आप सभी ने आज के प्रशिक्षण सत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, समझा एवं आपने अपनी बात भी रखी कि हमें किस प्रकार की समस्या शैक्षणिक कार्य के दौरान फेस करनी पड़ती, और पूरा विश्वास है कि आपके लिए उन समस्याओं का समाधान भी मिला। इन जो आज आपने सीखा है उसका आप कक्षा के दौरान जरूर इम्प्लीमेंट करें, जरूर एक्सपेरिमेंट करें जो समस्या आप फेस कर रहे हैं। और जो भी समय हो चला है, हम पुनः प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और मेरी भावना की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यही विराम देंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेते रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत भाई, दुर्जन दुर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इस प्रकार की भावना हम पाते हुए आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। हम पुनः आज के इस सत्र को आगे कंटिन्यू रखेंगे अगले सेशन में। हमारा जो सीनियर प्रशिक्षण का ग्रुप है, इसमें आप अपनी नियत कार्य के साथ अपनी प्रतिक्रिया बराबर देते रहिएगा। आप सब बहुत बहुत जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सो मच मैम।